उसी रात उस लड़के को पता चल गया कि उसकी रगों में जो बह रहा है वो कोई इंसान का खून नहीं है, बल्कि जो उसकी रगों में बह रहा है शैतान का खून है। और इसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये थी कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल डीमन का बेटा है। और यहाँ पर जिस स्कूल के अंदर सभी लोग यहाँ पर एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए आते हैं, वहीं के सभी लोग यहाँ पर उसे मारना चाहते हैं। वहाँ चारों तरफ धोखा, मॉन्स्टर्स और ऐसी पावर्स जो कि जैसे ही कंट्रोल से बाहर चली गई तो सब कुछ तबाह कर देगी। लेकिन अब यहाँ पर असली सवाल तो ये है कि आखिर डीमन का बेटा सबको बचाएगा या फिर सबको खत्म कर देगा। जहाँ पर हमें इस कहानी की स्टार्टिंग में एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पादरी मिलकर यहाँ पर मंत्र पढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहाँ पर मौजूद एक पादरी बहुत बुरी तरीके से हाफने लग जाता है और देखते देखते यहाँ पर उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है, जो देखकर यहाँ पर सारे पादरी यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और मंत्र पर फोकस करो। और यहाँ पर हम ये चीज को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ही डर का माहौल फैल चुका था। लेकिन तभी अचानक से वही शख्स यहाँ पर एकदम से चिल्ला देता है और यहाँ पूरे कमरे में सिर्फ उसी की चीख सुनाई देती है और अचानक से उसके आसपास यहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम्स आ जाती हैं। तभी यहाँ पर ये देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन पादरी यहाँ पर कह रहा होता है कि कोई भी यहाँ पर मंत्र पढ़ना बंद नहीं करेगा, हमें इसके ऊपर काबू पाना ही पड़ेगा कैसे भी कर। लेकिन तभी यहाँ पर एक जवान पादरी यहाँ पर कह रहा होता है कि फादर आप यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट जाइए, ये आपके लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर फुजीमोटो फादर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसी बकवास मत किया करो, अगर आज हम यहाँ पर इस बुराई के सामने झुक गए तो फिर आखिर हमारे सिवा यहाँ पर इंसानी दुनिया की रक्षा कौन करेगा। और तभी देखते देखते यहाँ पर अचानक ही वो इंसान भी यहाँ पर काफी भयानक तरीके से चिल्ला देता है और उसकी भी बॉडी से यहाँ पर काफी अजीब तरीके से ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही होती है। और अभी हमें ये नहीं पता कि ये कोई एनर्जी है या फिर कोई फ्लेम है। और यहाँ पर वो ऐसे जलते हुए चिल्ला रहा होता है कि कमबख्त शैतान। तभी हम यहाँ पर अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि वो यहाँ पर कुछ लड़कों से लड़ाई कर रहा होता है, जहाँ पर वो भी यहाँ पर उन गुंडों को पीटते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग खुद को इंसान कहते हो, तुम सब के सब किसी शैतान से कम नहीं हो। फिर यहाँ पर जैसी लड़ाई खत्म होती है और जैसे वो शांत होता है, तब उसे यहाँ पर आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखकर होश आता है। फिर वो जैसे यहाँ पर अपने हाथों को देखता है तो काफी पछताते हुए कह रहा होता है कि अरे यार मैंने फिर से वही गलती कर दी, आखिर मैं ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ। और हाँ, यही है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रीन ओकुमुरा, जो कि खुद की ताकत और गुस्से से काफी परेशान हो चुका है क्योंकि उसे अपनी पावर और गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो फिर वो यहाँ पर जैसे ही चर्च पर वापस लौटता है, जहाँ पर फादर फुजीमोटो उसे देखकर कह रहे होते हैं कि चलो जल्दी करो, अपने पापा को कबूल करो और माफी मांग लो। जहाँ पर रीन भी यहाँ पर टेढ़ा मुंह कर कह रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जहाँ पर फादर भी देखते हैं कि उसके चेहरे पर यहाँ पर एक कट लगा हुआ है और उसके कपड़े भी यहाँ पर गंदे हो चुके हैं। और ये देखकर तो वो यहाँ पर समझ चुके थे कि होना हो आज यहाँ पर वापस से वो किसी न किसी से झगड़ा करके आया है। जहाँ पर रीन भी यहाँ पर इस बात को मानने से इंकार कर देता है और बहाना बनाते हुए कह रहा होता है कि वो आज भी यहाँ पर किसी सीढ़ियों से गिर गया था। लेकिन यहाँ पर फादर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते। फिर यहाँ पर उसे डांटते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारे मालिक का फोन आया था, उन्हें अब ऐसे कोई भी डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं है जो कि हमेशा ही काम छोड़कर भाग जाता है। और वो भी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि मुझे से लड़का कभी भी कोई नौकरी को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। जो सुनकर यहाँ पर वापस से फादर उसे समझा रहे होते हैं कि जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हें इस चर्च को छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। और तुम्हारा गार्डियन होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें उस दिन के लिए तैयार करूं। लेकिन तभी यहाँ पर इनका जुड़वा भाई युकियो वहाँ पर आ जाता है जो कि पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैयार है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि युकियो तो उसके बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि वो पढ़ाई में सबसे अच्छा है, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा है। और इतना कम नहीं था कि उसे यहाँ पर काफी बड़े और नामी स्कूल ब्लू क्रॉस अकेडमी में भी एडमिशन मिल जाता है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इनको ताना मारते हुए कह रहे होते हैं कि उसे अपने छोटे भाई युकियो से कुछ सीखना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर रीन का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी यहाँ पर अचानक से चर्च की लाइटें भी काफी अजीब तरीके से लब जमाने लगती हैं, मतलब कि चालू बंद हो रही होती हैं। और तभी यहाँ पर अचानक से एक अजीब सी आवाज भी आती है जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक होते हैं। और फिर यहाँ पर फादर भी युकियो से कह रहे होते हैं कि वो जल्दी से जाकर रीन के जख्मों के ऊपर पट्टी कर दें। फिर जब यहाँ पर युकियो और रीन का इलाज कर रहा होता है तब वो बता रहा होता है उसे कि वो अगले हफ्ते से स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा है। और ये सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा उदास लग रहा होता है क्योंकि अभी यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे दूर होने वाला था। लेकिन अभी भी यहाँ पर युकियो और रीन के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा परेशान है और उसे कह रहा होता है कि तुम हर दिन यहाँ पर लड़ाई करते हो, लेकिन अब और नहीं, तुम्हें अब अपनी जिंदगी को सुधारना पड़ेगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रीन यहाँ पर खुद से ही काफी परेशान हो चुका है ये सारी चीजों को लेकर। और वो यहाँ पर युकियो से कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, लेकिन सच बताओ तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर फादर कमरे में आकर रीन को कह रहे होते हैं कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा है और मैंने यहाँ पर रीन तुम्हारे लिए बात कर भी ली है। और इसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर रीन को जबरदस्ती तैयार कर उसे इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। जहाँ पर जाते हुए रास्ते में यहाँ पर रीन को फादर फुजीमोटो मिलते हैं जो कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची और उसके फादर से बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर फादर भी यहाँ पर उसे दिलासा देते हुए कह रहे होते हैं कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तब तुम यहाँ पर अपने माता पिता को याद कर ले हो, लेकिन अगर फिर भी कोई बात न बने तो हम एक्सोर्सिस्ट यानी कि ओझा हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा ही मौजूद रहेंगे। फिर यहाँ पर जैसे ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तब यहाँ पर रीन आता है और वो यहाँ पर फादर का मजाक करवाते हुए कह रहा होता है कि एक्सोर्सिस्ट होना भी कितना अजीब काम है, आप उन चीजों को मानने का दावा करते हैं जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जहाँ पर फादर भी यहाँ पर काफी सीरियस होते हुए कह रहे होते हैं कि तुम मानो या ना मानो लेकिन फिर भी यहाँ पर शैतान मौजूद करते हैं, मतलब कि वो एग्जिस्ट करते हैं और वो भी हमारी आत्माओं की सबसे अंधेरे कोनों में। लेकिन फिर भी यहाँ पर फादर रीन की टाई को ठीक करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम अब यहाँ पर काफी बड़े हो
हो चुके हो और अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। फिर यहाँ पर रीन भी कह रहा होता है कि अब बहुत हो चुका, अब मैं इस नौकरी को पाकर दिखाऊंगा और मैं ऐसा करके साबित कर दूंगा कि मैं खुद के दम पर भी जी सकता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर रीन शॉपिंग मॉल पर पहुंचता है तब यहाँ पर मैनेजर उसका रिज्यूमे देखकर कह रही होती है कि तुम्हारे पास सिर्फ जूनियर लेवल का डिप्लोमा है और तुम इसे लेकर काम ढूंढ रहे हो। तब रीन कहता है कि मुझे पढ़ाई भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिसके बाद मैनेजर भी यहाँ पर उसे एक बड़ा सा टास्क दे देती है जहाँ पर उसे दुकान के बाहर रखे हुए सारे बॉक्सेस को अंदर स्टोर के अंदर लगाना होता है। जहाँ पर बाकी वर्कर्स भी यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैनेजर को देखो, वो यहाँ पर नए लड़कों को यहाँ पर काफी परेशान कर रही है। चाहे कुछ भी हो, ये काम एक दिन में पूरा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रीन अपनी अजीब और डीमन लाइक पावर का यूज कर बिल्कुल बिना थके उन सारे भारी बॉक्सेस को कुछ ही टाइम के अंदर वो यहाँ पर अंदर ले आता है। जहाँ पर उसकी यहाँ पर ये सारी ताकत को देखकर सभी लोग यहाँ पर काफी शौक थे और वो यहाँ पर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस 15 साल के लड़के में आखिर इतनी ताकत आई तो आई कहाँ से। फिर यहाँ पर दोपहर में रीन को पता चलता है कि स्टोर के अंदर यहाँ पर एक नूडल्स का काफी बड़ा स्टॉक आया हुआ है जो कि सच में बिल्कुल नहीं बिक रहा क्योंकि उसका स्वाद सच में काफी बेकार है। जहाँ पर रीन भी ये सुनकर उसे चखता है और सच में हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं उसका रिएक्शन कि आखिर उसका रिएक्शन ऐसा क्यों है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि आखिर ये कितना बुरा लग रहा होगा उसको। और जैसे कि यहाँ पर इनको कुकिंग का काफी शौक है तो इस वजह से वो यहाँ पर मैनेजर को रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार यहाँ पर ट्राई कर सकता है। जहाँ पर वो मैनेजर भी मान जाती है क्योंकि वैसे भी वो नूडल्स नहीं बिक रहे थे। फिर यहाँ पर रीन नूडल्स के अंदर अपनी सीक्रेट सॉस और खास मसाले मिलाकर बिल्कुल एक नई डिश को तैयार कर देता है और यहाँ पर उसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब थी कि सारे मॉल की भीड़ तो यहाँ पर एक जगह फिर इकट्ठा हो जाती है उसे सुनकर। और जो भी यहाँ पर उसे चखता है तो बिल्कुल उसका दीवाना ही हो जाता है। और यहाँ पर मैनेजर भी आ जाती है कि आखिर यह किसी स्मेल है और वो चक्कर तो यहाँ पर बिल्कुल भी शौक हो जाती है और कहती है कि ये तो सच में काफी कमाल का है। और सभी लोग यहाँ पर जैसे इस नूडल्स को चखते हैं तो एक एक करके वो सभी लोग यहाँ पर इस नूडल्स को खरीद लेते हैं जिस वजह से यहाँ पर पूरा स्टॉक बिल्कुल खाली हो जाता है। और यहाँ पर इनकी समझदारी होने को देखकर मैनेजर तुरंत ही उसे काम पर रख लेती है और उसे कहती है कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे काम पर आ जाना। और ये सुनकर यहाँ पर इन काफी खुश होता है और सीधा ही जाकर यहाँ पर युकियो को ये खुशखबरी दे देता है। जहाँ पर युकियो भी यहाँ पर इस चीज को सुनकर काफी खुश होता है। जहाँ पर फादर भी ये चीज को सुनकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर इनको कह रहे होते हैं कि आज तो यहाँ पर तुम्हारे पसंद का खाना बनेगा। जिसके बाद वो भी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। और अब यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा होता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी की ट्रेन पटरी पर आ ही रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रिन की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर वो जैसे यहाँ पर वापस घर लौट रहा होता है तो तभी उसे यहाँ पर वापस से वही लड़की मिलती है जिसे कि उसने सुबह देखा था और वो यहाँ पर रो रही होती है। वहीं पर ही नोटिस करता है कि एक अजीब सा डीमन लाइक मंकी जैसा राक्षस उस लड़की को यहाँ पर परेशान कर रहा होता है। जहाँ पर रिन भी उस डीमन को साफ साफ देख पा रहा था। फिर वो जैसे ही उस डीमन की तरफ भाग रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पा रहा होता क्योंकि वो काफी फुर्तीला होता है। और रिन भी यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश के अंदर सीधा स्टोर के अंदर जाकर काफी बड़ा एक्सीडेंट कर देता है जिस वजह से यहाँ पर एक छोटी बच्ची को चोट भी लग जाती है और यहाँ पर सभी मौजूद लोगों के अंदर काफी अफरा तफरी मच जाती है। वहीं पर वो डीमन कई बार तो भाग जाता है लेकिन इस हादसे के कारण यहाँ पर रिन बिल्कुल भी शॉक के अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा होता। फिर यहाँ पर ऐसे ही रात हो जाती है लेकिन अभी तक यहाँ पर रिन वापस घर नहीं पहुंचा होता। जहाँ पर युकियो भी उसे ढूंढते हुए बाहर पार्क में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि रिन यहाँ पर अंधेरे कोने में बैठा हुआ होता है और युकी यहाँ पर सीधा ही जाकर कह रहा होता है कि तुम घर चलो क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिन रोते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और युकी यहाँ पर काफी गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब यहाँ पर रिन कह रहा होता है कि मॉल के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसको कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा और मैनेजर ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं दे सकती क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर जॉब की तो ऐसे ही तुम हाथ से करते रहोगे जिस वजह से मेरा शॉप का नाम बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ पर ये सुनकर युकियो काफी गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि घर पर तुम्हारी इस नौकरी से काफी खुश थे, तुमने सच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और हाँ फिर भी हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर युकियो तो काफी उदास लग रहा था लेकिन फिर भी यहाँ पर इन कह रहा होता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों साथ में यहाँ पर घर पर पहुंचते हैं तब वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उस लड़की के पिता आ रखे होते हैं जहाँ पर उस लड़की के फादर इन लोगों से थैंक्स कह रहे होते हैं कि रिन ने उनकी बेटी को बचा लिया। लेकिन साथ ही वो कह रहे होते हैं कि उनकी बेटी यहाँ पर दिमागी रूप से थोड़ी सी पैदल है। वो हमेशा ही अजीब सी कहानियां बनाती रहती है कि रात को उसके कमरे के अंदर कुछ अजीब सी चीजें आती हैं जो कि उसे चोट पहुंचाती हैं। और ये सुनकर तो यहाँ पर बिल्कुल ही रिन तुरंत ही बोल लेता है कि ये लड़की बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, उसे सच में कोई ना कोई परेशान कर रहा है और उस चीज को मैंने भी देखा है। और सच में बताऊं तो उसका चेहरा बिल्कुल एक मंकी की तरह था। जहाँ पर ये सुनकर उसके फादर भी यहाँ पर काफी गुस्सा होते हैं और कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और ऐसा कहकर वो यहाँ पर उसकी बात को टाल देते हैं। जो देखकर यहाँ पर रिन भी काफी भड़क जाता है और कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स ही उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आखिर वो बच्ची किसके ऊपर भरोसा करेगी। जिसके बाद यहाँ पर फादर फुजीमोटो रिन को शांत करने के लिए उसे डांटते हैं और सीधा ही जाकर उस बच्ची को यहाँ पर एक रक्षा कवच देते हुए कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर फादर फुजीमोटो यहाँ पर रिन पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और फिर वो यहाँ पर रिन को काफी बड़ा बिल दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारी शॉपिंग मॉल की मैनेजर ने भेजा है कि तुमने बक्से उठाने के दौरान और उस हादसे के दौरान जो भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है ये उसका बिल है, तुम्हें चुकाना होगा। लेकिन जैसे कि तुम कमाते नहीं हो तो ये सारा बिल मुझे चुकाना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी कि तुम अब से यहाँ पर कभी भी घर के बाहर नहीं निकलोगे और आज से तुम्हें खाने में सुखी भी नहीं मिलेगा। और रिन कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मतलब ये नाइंसाफी
काफी है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। लेकिन फिर भी यहाँ पर फादर उसकी एक भी नहीं सुन रहे होते। फिर अगली सुबह यहाँ पर जैसे रिन उठता है तब यहाँ पर युकियो का उसे एक नोट मिलता है जहाँ पर उसने लिखा हुआ होता है कि मैं जल्द ही यहाँ पर हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ और प्लीज तुम दोबारा से फादर को परेशान मत करना। और ये पढ़कर तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका इकलौता भाई यहाँ पर उसे बिना बाइक आए वहाँ से चला गया। लेकिन तभी वो वहाँ पर जैसे खिड़की के बाहर दिखता है तो उसे वहाँ पर दिखता है कि हवा के अंदर यहाँ पर काफी सारे ब्लैक कलर के कीड़े घूम रहे होते हैं और वो तो यहाँ पर उन्हें हटने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो कीड़े तो यहाँ पर चारों तरफ फैल रखे होते हैं जो देखकर तो यहाँ पर रिन काफी हैरान था कि आखिर ये क्या चीज है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चर्च के बाकी लोग और यहाँ पर मौजूद जो भी लोग हैं वो इन कीड़ों को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे होते। उन कीड़ों को सिर्फ यहाँ पर रिन ही देख सकता था। लेकिन तभी वो यहाँ पर जैसे ही बाहर आता है तब वो यहाँ पर देखता है कि कल वाला गुंडा हीरा तोरी अपने कुछ साथियों के साथ उसे यहाँ पर वापस बदलाने के लिए आ चुका है, जहाँ पर हीरा तोरी भी यहाँ पर इनको अकेले में जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं डर था कि फादर ने उसको मना किया था बाहर जाने के लिए। लेकिन हीरा तोरी उसे कह रहा होता है कि वो कल की लड़ाई के लिए उससे माफी मांगना चाहता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इनको पैसे भी दिखा रहा होता है जो देखकर तो यहाँ पर रिन भी काफी शौक होता है। और फिर हीरा तोरी यहाँ पर कह रहा होता है कि उसके पेरेंट्स काफी रईस हैं, मतलब कि काफी पैसे वाला है ये और उसका एडमिशन भी ट्रू क्रॉस एकेडमी में होने वाला है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रिन यहाँ पर किसी को भी कल की लड़ाई के बारे में बात बताए जिस वजह से उसकी बिल्कुल भी बदनामी हो। और वो उसे यहाँ पर पूछ रहा होता है कि तुम अपने मुंह बंद रखने की क्या कीमत लोगे, जहाँ पर रिन भी यहाँ पर उस पैसों को लेने से साफ ही मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर हीरा तोरी के साथ ही यहाँ पर रिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि तुम कितने गरीब हो, यहाँ तक कि तुम्हारा बड़ा भाई युकियो भी उसी स्कूल के अंदर इसी वजह से जा पाया है क्योंकि उसने दिन रात रट्टा मारकर स्कॉलरशिप को जीता है, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम वहाँ पर एडमिशन तक ले पाओ। और यहाँ पर ऐसे युकियो का अपमान सुनकर रिन का खून खोलने लगता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही जाता है और हीरा तोरी के मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है। और फिर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम चाहे मेरे बारे में कुछ भी कह दो लेकिन मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी कभी मत बोलना। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कि उस लड़के के अंदर से यहाँ पर काफी सारे ब्लैक कलर के जो यहाँ पर पार्टिकल्स घूम रहे थे वो निकलने लगते हैं, मतलब कि डीमन लाइक जो क्रिएचर था वो निकलने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर में बदल जाता है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ इनको दिख रही थी और तभी अचानक से उसके यहाँ पर दोस्त भी सीधा जाकर यहाँ पर इनको पकड़ लेते हैं। पर तभी वो यहाँ पर एक गर्म रॉड को लेकर आता है रिन पर अटैक करने के लिए और अब तो वो यहाँ पर इनको सिर्फ उस रॉड से जलाने ही वाला था। और तभी अचानक से रिन भी यहाँ पर काफी चिल्ला देता है और उसके अंदर से भी यहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी डर चुके थे और फिर यहाँ पर डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि उस फ्लेम की वजह से यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो ब्लू फ्लेम से यहाँ पर इनकी पावर बन जाती है। तभी वो लड़का जो कि यहाँ पर डीमन बन चुका था वो यहाँ पर इनके पास आते हुए कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही था, मैं बिल्कुल गलती कर ही नहीं सकता, मेरा नाम है एस्ट्रोथ। तो फिर चलो हमारे यंग मास्टर लॉर्ड शैतान आपका कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिन को तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कह रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर फादर आ जाते हैं और सीधा ही वो रिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं उस मॉन्स्टर को यहाँ पर फादर को देखकर काफी गुस्सा रहा होता है और फिर कहता है तुम वही हो और ऐसा कहकर वो मॉन्स्टर सीधा ही फादर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर फादर तो काफी आसानी से उसे हरा देते हैं और उस लड़के के अंदर से उस मॉन्स्टर को भगा देते हैं। फिर यहाँ पर वो रिन से कह रहे होते हैं इसके अंदर जो डीमन था मैंने उसे भगा दिया है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर रिन तो काफी शौक होता है। लेकिन फिर यहाँ पर फादर कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इन्हें देख सकते हो कि अवेकन लोगों की तरह अट्रैक्ट होते हैं। हमारी दुनिया एक बिल्कुल डायमेंशन की तरह है जो कि दूसरी दुनिया से एक बिल्कुल एक शीशे की तरह जुड़ी हुई है। पहला है हमारा वर्ल्ड जिसके अंदर हम रहते हैं और दूसरी है डीमन वर्ल्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो आसानी से कोई भी उस वर्ल्ड में कांटेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ डीमन अवेकन लोगों के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, अब समय आ चुका है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई बताई दी जाए। जो सुनकर यहाँ पर रिन काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है और आखिर ये सब ऐसा क्या चल रहा है और ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं और आखिर डीमन क्या है। तब फादर कहते हैं कि तुम एक इंसान नहीं हो रिन, तुम एक डीमन के बेटे हो जिसका नाम है शैतान जो कि सभी डीमंस का गॉड है। और ऐसा कहकर वो यहाँ से रिन को ले जाने लगते हैं। अब हमें जैसे कि पता है कि रिन को पता चल चुका है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक डीमन का बेटा है और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि सबसे बड़ा शैतान। फिर यहाँ पर जैसे ही फादर रिन को लेकर चर्च की तरफ भाग रहे होते हैं तब उनके रास्ते में यहाँ पर काफी सारे बग्स और छोटे मोटे डीमंस आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर फादर उन्हें भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर एक छत पर पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं कि उनके सामने यहाँ पर काफी सारे डीमन डॉग्स आ जाते हैं और उन्हें यहाँ पर ऐसे देखकर फादर अपनी पावर का यूज करता है, मतलब की पवित्र पानी उन पर डाल देता है जिस वजह से वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और यहाँ से भागते हुए रिन को फादर कह रहे होते जल्दी चलो, हमें जल्दी से वापस घर जाना पड़ेगा, ये सारे ही डीमंस तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। और जब यहाँ पर सूरज डूब जाएगा इसके बाद यहाँ पर और भी ज्यादा डीमंस बढ़ जाएंगे। लेकिन वही हम यहाँ पर दूसरी साइड उसी लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर की मॉन्स्टर ने काबू कर लिया था। वहाँ पर वो लड़का अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब यहाँ पर उसके दोस्तों से उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर उससे पैसे चाहिए रहते हैं। लेकिन उल्टा वो लड़का उन्हें पेट देता है, जिसके बाद उसके दोस्त यहाँ पर उससे कह रहे होते तुम रिन से लड़ना चाहते थे और उससे वापस एक लेसन सिखाना चाहते थे, लेकिन उल्टा यहाँ पर रिन ने तुम्हें दोबारा से दो दिया और फिर यहाँ से चला गया वो। जो सुनकर यहाँ पर उसे काफी गुस्सा आने लगता है
और वो यहाँ पर ऐसे रिन का नाम लेते हुए काफी गुस्से में हो जाता है और इसी गुस्से की वजह से वापस से वो मॉन्स्टर रिन के ऊपर काबू कर लेता है। और इस बार तो ये मॉन्स्टर का रूप मतलब कि वो डीमन का रूप काफी पावरफुल होता है, जो कि यहाँ पर उसके दोस्त भी देख पा रहे होते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग यहाँ पर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर ये डीमन कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप कहाँ पर चले गए, और ऐसा कहने के साथ वो यहाँ पर इनको ढूंढने के लिए वहाँ चला जाता है। लेकिन वही हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर फादर इनको लेकर वापस चर्च में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर पहले से ही चर्च में काम करने वाले लोग उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक यहाँ पर फादर को कह रहा होता है कि हमने यहाँ पर 3-4 प्रोटेक्शन बैरियर लगा दिया है ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर चर्च के अंदर न आ पाए, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि हम शायद से इन्हें शुरुआत तक नहीं रोक पाएंगे। तभी यहाँ पर फादर उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रहे होते हैं कि पूरा हॉली वाटर ग्राउंड पर फैला दो और एक भी मॉन्स्टर को अंदर आने मत देना। और वहीं चर्च के बाहर की साइड से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स यानी कि डीमंस अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बैरियर की वजह से कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पर फादर रिन को एक कमरे में ले जाते हैं जो कि काफी सीक्रेट लग रहा होता है, और वहाँ पर एक स्वॉर्ड को दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि इसका नाम कुरिकुरा है, द डीमन स्लेयर ब्लेड। अगर सच बताओ तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और इसी के अंदर तुम्हारी सारी डिमोनिक पावर्स को सील किया गया है। जो सुनकर यहाँ पर रिन कह रहा होता है क्या मेरी पावर्स, जहाँ पर फादर कह रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड तुम्हारी लाइफ से भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पर इनके हाथों में इस स्वॉर्ड को थमाते हुए कह रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे किसी और को मत देना, और फिर चाहे तुम सो भी क्यों ना गए हो इस स्वॉर्ड को अपने से दूर कभी भी मत होने देना। और अगर एक बार भी तुमने इस स्वॉर्ड को खो दिया तो तुम्हारी डिमोनिक पावर अवेक हो जाएगी, मतलब कि जग जाएंगी और तुम वापस से कभी भी ह्यूमन नहीं बन पाओगे। जिसके बाद यहाँ पर रिन तो काफी डर चुका होता है, तो वो यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर मैं एक डीमन हूँ तो आखिर यूकियो क्या है। अब आप मुझे ये मत कहना कि वो भी एक डीमन है। जिसके बाद यहाँ पर फादर कह रहे होते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं कि तुम दोनों ट्विंस हो, लेकिन यूकियो की बॉडी इतनी वीक थी कि उसकी पावर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही इतनी काबिल थी कि वो सारी पावर्स को एक्सेप्ट कर पाई, जिस वजह से तुम दोनों की डोमेस्टिक पावर्स मतलब की डिमोनिक पावर तुम्हारे अंदर है। जिसके बाद यहाँ पर रिन कह रहा होता है कि चर्च के अंदर सभी लोग इसके बारे में जानते थे, मतलब कि मैं इंसान नहीं हूँ एक डीमन हूँ। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो डीमन यहाँ पर चर्च को ढूंढ लेता है और कहता है कि अब यहाँ पर है यंग मास्टर। लेकिन तभी वो जैसे यहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से वहाँ पर ट्रक आ जाता है जो कि उसे उड़ा देता है। जिसके बाद यहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी देखने के लिए आता है कि यहाँ पर उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर वो अचानक से जगता है और वो ट्रक ड्राइवर को अचानक से मार कर वहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद उसका ट्रक लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर अपने मन ही मन कह रहा होता है मैं आपके लिए आ रहा हूँ यंग लॉर्ड। और यहाँ पर रिन कह रहा होता है कि आखिर आपने इतने समय तक मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई, आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं पहले कि मैं एक डीमन हूँ ना कि कोई ह्यूमन। जहाँ पर फादर कह रहे होती है हमने काफी मुश्किलों से तुम्हें जिंदा रखा और यहाँ तक कि तुम्हें इस चर्च के अंदर भी रहने दिया, लेकिन एक कंडीशन इस चीज के अंदर। और रिन कहता है क्या एक कंडीशन, जहाँ पर फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक इंसान की तरह ही पाला है तो इसी वजह से मैंने तुम्हें इस सारी चीजों के अंदर कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन सीधे उस ट्रक के साथ ही इस चर्च के अंदर घुस जाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं आपके लिए आया हूँ यंग लॉर्ड, तो चलिए अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और ऐसे ही सीधा ही अपने हाथ को लंबा कर रिंग की टैंक को पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर उस डीमन के ऊपर पवित्र वाटर को फेंका जाता है, मतलब की होली वाटर को, जिस वजह से उसकी आंखें यहाँ पर जलने लग जाती है। तभी यहाँ पर फादर सीधा ही रिन को नीचे की तरफ ले जा रहे होते हैं और उसे यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और ऐसी जगह पर छुप जाना जहाँ वो तुम्हें न ढूंढ पाए। तो रिन कहता है क्या मैं छुप जाऊँ, लेकिन कहाँ पर। तभी यहाँ पर फादर अपना फोन देते हुए उसे कह रहे होते हैं कि मेरे फोन के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट है और वो सच में मेरा काफी अच्छा दोस्त है और वो पक्का ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और ऐसा बोलकर वहाँ पर इनको उस अंडरग्राउंड जगह पर लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड को सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इनको प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी यहाँ पर अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर भी चर्च के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चर्च का एक मेंबर उन सभी लोगों से लड़ने लगता है, मतलब की डीमन से, जो देखकर यहाँ पर डीमन कह रहा होता है कि तुम कभी ने कहेंगे एग्जॉर्सिस्ट। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फादर तो अपनी गन को निकाल देते हैं उससे लड़ने के लिए और यहाँ पर रिन तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी उसे यहाँ पर अपनी और यूकियो की मेमोरी भी याद आ रही होती है और कह रहा होता है क्या सच में मैं एक डीमन हूँ। वही हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर यूकियो तो चर्च में कॉल लगा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसका कॉल कोई भी नहीं उठा रहा होता। वही हम दोबारा से यहाँ पर फादर को देखते हैं जो कि अपनी बंदूक से डीमन से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मेन डीमन था जो कि वो लड़का था वो एक एक करके सभी एक्सोर्सिस्ट को हरा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक चर्च का आदमी उसे फायर से जलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी फायर से भी उस डीमन को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो सीधा ही डीमन सीधा ही जाकर उसको लात मारकर वहाँ से सीधा ही दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो डीमन यहाँ पर सीधा ही अपने असली रूप में आकर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में से हट जाओ, मुझे अपने यंग लॉर्ड को लेना है वरना मैं तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर रीन आ जाता है जो कि यहाँ पर पीछे से एक वेपन से अटैक कर देता है और कहता है कि अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। तभी वो डीमन कह रहा होता है कि यंग लॉर्ड आखिर आप ये क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पर फादर भी उसके ऊपर गन तान देते हैं और कहते हैं कि हे लॉर्ड इसके गले के ऊपर एक माइलस्टोन बांध दीजिए ताकि ये डीमन दोबारा से कभी भी इस बॉडी के ऊपर काबू न पा पाए। और ऐसा बोलकर वो यहाँ पर उसके ऊपर एक कर्स लगा देते हैं और तभी वो डीमन भी उसकी बॉडी से निकल जाता है और वो लड़का यहाँ पर वापस से नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पर फादर कह रहे होते जल्दी से गाड़ी को तैयार करो और मिजुमी और क्यूटो तुम यहाँ पर रहो और इस लड़के के ऊपर सील को लगा दो ताकि ये मॉन्स्टर कभी भी इसके ऊपर वापस से काबू न पा पाए। और यहाँ पर रिन तो फादर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फादर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर तुम्हें छुपाना होगा। जहाँ पर रिन कह रहे होती है अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर वापस नहीं आएंगे और आप इस वजह से बिल्कुल सेफ रहेंगे, तो मैं
इसी वजह से यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी यहाँ पर फादर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रीन उनकी बिल्कुल भी एक भी नहीं सुन रहा होता और कह रहा होता है कि आप बिल्कुल भी थक नहीं गए हो, हमेशा ये प्रिटेंड करते हुए कि हम सभी लोग एक फैमिली हैं। और तभी ये सुनकर यहाँ पर फादर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर एक गुस्सा मारकर उसे चुप करा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फादर को तो कुछ होने लग जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो बोल रहे होते तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे दूर हो जाओ। और अचानक से वहाँ पर जितनी भी लाइटें जल रही थी वो अचानक से ही बुझ जाती है। और यहाँ पर ऐसी चीजों को देखते हुए कह रहा होता है रीन कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर फादर भी काफी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और उनके अंदर यहाँ पर वापस एक डीमन आ जाता है, जो देखकर यहाँ पर रीन उनके पास जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर रीन को फादर के पास जाता हुआ देखकर चर्च के सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, अब वो डीमन बन चुके हैं, उनसे तुम जितना जल्दी हो सके दूर हट जाओ। तभी वो डीमन भी कह रहा होता है कि ये सभी लोग सच कह रहे हैं, मेरा नाम है शैतान और मैं हूँ सभी डीमंस का राजा और मैं ही हूँ जो कि तुम्हारा फादर है। और ऐसे यहाँ पर फादर पूरे ब्लू कलर के फिल्म्स में जल रहे होते हैं और वो डीमन यहाँ पर कह रही होती है अगर तुम चाहो तो मुझे पापा कह सकते हो। और तभी यहाँ पर जो भी एक्सोर्सिस्ट मौजूद थे वो उसे रोकने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डीमन था वो काफी पावरफुल था, तो उन सभी लोग यहाँ पर अपनी फिल्म के अंदर जलने लग जाता है। और यहाँ पर फादर के एक हाथ को तोड़कर जमीन के ऊपर काफी सारा खून फैला देता है और कहता है कि सच में मैं काफी स्ट्रांग हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जमीन के ऊपर जहाँ पर खून फैला हुआ था वहाँ पर काफी बड़ी सी शैडो आ जाती है, यानी कि वो शैडो नहीं थी बल्कि वो यहाँ पर एक पोर्टल की तरह काम कर रहा था। वहाँ पर हम देख सकते हैं उस पोर्टल के अंदर से तो काफी सारी खोपड़ियाँ दिख रही थी, जहाँ पर इस चीज को देखकर तो यहाँ पर इनका भी हैरान होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है। जहाँ पर डीमन कह रहा होता है कि हमारे वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड का गेट है, ये दुनिया और मेरी दुनिया गेना जो कि आपस में जुड़ी हुई है, और अब चलो घर वापस चलते हैं। जहाँ पर इन पे चिल्लाते हुए उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो यहाँ पर कह रहा होती तुम मेरे बेटे हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो, तुम्हें वापस हमारे वर्ल्ड में चलना होगा। और ऐसा कहने के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिन भी यहाँ पर वापस से ब्लू फ्लेम्स में जलने लग जाता है, जो देखकर यहाँ पर शैतान भी उसी ऊपर हंसने लग जाता है और कहता है क्या तुम अपनी पावर से मुझे डराना चाहते हो। तभी यहाँ पर डीमन सीधा ही जाता है और इनको घसीटते हुए अपने वर्ल्ड में ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन लॉर्ड का ब्लड है, लेकिन तुम्हारी बॉडी जो इस दुनिया की है और इसी वजह से तुम काफी स्पेशल हो। और ऐसा बोलते हुए वो यहाँ पर उसके गेट के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पर रिन तो उस गेट के अंदर डूब रहा होता है, जहाँ पर शैतान उसे ऐसा देखकर कह रहा होता है कि आज तुम्हारा दोबारा से जन्म होगा, वो भी ऐसे डीमन, तो हैप्पी बर्थडे माय सन। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर फादर भी अपनी बॉडी के ऊपर काबू पा रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम गलत हो, ये मेरा बेटा है। और ऐसा बोलकर यहाँ पर फादर उस माइलस्टोन को अपने पेट के अंदर घुसा देते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसा करने के बाद तो यहाँ पर शैतान काफी चिल्ला रहा होता है और ऐसे यहाँ पर फादर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। और ये देखकर तो यहाँ पर इनका भी हैरान होता है, जिसके बाद यहाँ पर शैतान कह रहा होता है कि अब तुम मुझे रोकने के लिए अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि ये मेरा बेटा यहीं पर ही रहे, लेकिन सच बताओ तो तुम काफी लेट हो चुके हो, गेट ऑलरेडी खुल चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फादर की डेथ हो जाती है, जहाँ पर इन सीधा ही जाकर फादर की बॉडी को पकड़ लेता है, जिसके साथ ये दोनों यहाँ पर उस गेट के अंदर डूब रहे होते हैं, जहाँ पर इन महसूस कर रहा होता है कि उसके फादर यहाँ पर ऑलरेडी मर चुके हैं। और तभी यहाँ पर फादर की उसे एक बचपन की बात याद आ रही होती है कि कैसे हर लड़ाई के बाद वो कैसे उसे घर वापस ले जाते थे। और तभी यहाँ पर इन वापस से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और यहाँ पर चर्च का एक मेंबर वापस से वहाँ पर आकर कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर ने तुमसे क्या कहा था, अगर तुमने ये किया तो फिर। और तभी यहाँ पर वापस से रिन को उसके फादर की बातें याद आ रही होती हैं, जिसके बाद यहाँ पर रिन कह रहा होता है कि अभी तुम्हें मरना नहीं है। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं उसकी पावर तो यहाँ पर काफी तेज लग रही थी। और वो जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तब यहाँ पर चारों तरफ ब्लू कलर की फ्लेम्स फैल जाती है और यहाँ पर रिन भी अपना डीमन फॉर्म ले लेता है। और तभी अचानक से वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक स्लाइस करता है, जिस वजह से यहाँ पर उस डीमन गेट के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सारे डीमंस मर जाते हैं। और तब भी इसी के साथ यहाँ पर सुबह भी हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर रिन नोटिस करता है कि अभी तक तो यहाँ पर उसके फादर मर चुके हैं। और तभी यहाँ पर युकियो भी वापस आ जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में देख रहे होते हैं कि सभी लोग यहाँ पर फादर का फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर वापस जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर उनकी ग्रेव के सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर उनकी कई सही भी बातें याद आ रही होती है। और तभी वो यहाँ पर अपनी फादर की बातें याद करते हुए उस सेलफोन से किसी को तो फोन लगाता है। और वो जैसे यहाँ पर उसको फोन लगाता है तो वो यहाँ पर नोटिस करता है उसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं। और तब अचानक से उसके सामने एक आदमी आता है और वो कह रहा होता है आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जापान ब्रांच ऑफ द ट्रू क्रॉस नाइट ऑर्डर, और मेरा नाम मिस्टर फिलिश है, तुमसे मिलकर सच में काफी अच्छा लगा और तुम्हारे फादर मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। तब रिन कहता है कि आप भी एक एक्सोसिस्ट हो। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम डीमन लॉर्ड के बेटे हो, लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, क्या हम तुम्हें मार दे या फिर तुम हमें मारकर यहाँ से चले जाओ, अब चॉइस तुम्हारी है। और अब यहाँ पर रिन कह रहा होता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं बिल्कुल भी शैतान का बेटा नहीं हूँ, मेरे सिर्फ एक ही फादर है जिसका नाम है सिरी फोर्टीमोटो। तभी वो आदमी ये सुनकर कहता है कि तो फिर तुम भी एक एक्सोसिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जिस पर रिन कहता है कि क्योंकि मैं शैतान को मारना चाहता हूँ। और ये सुनकर तो वो आदमी यहाँ पर काफी हंसने लग जाता है।
अब हमें यहाँ पर सीधा ही चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रीन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब जैसे कि उसके फादर नहीं रहे तो अब उसे भी यहाँ पर इस चर्च के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही चर्च के अंदर रहता गया तो उनके लिए यहाँ पर खतरा बनता ही रहेगा और वो यहाँ पर नहीं चाहता कि वो यहाँ पर किसी के ऊपर बोझ बन जाए। लेकिन वो यहाँ पर जैसे इस चर्च को छोड़ने वाला होता है तभी उसे यहाँ पर काफी सारी यादें याद आने लग जाती है कि कैसे उसने यहाँ पर अपने पूरी जिंदगी भर अपने फादर और भाई के साथ वक्त बिताया है और वो ऐसे यहाँ पर अपने फादर के साथ और भाई के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा होता है। फिर वो जैसे यहाँ से बाहर निकलता है सोच रहा होता है कि आखिर यूकियो ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, कि आखिर फादर कैसे मरे, आखिर ऐसा क्यों है कि यूकियो ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। और वो ऐसे यहाँ पर काफी सारी बातें सोचते हुए यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इनको जाते हुए देखकर चर्च के 2 मेंबर कह रहे होते हैं कि तुम हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो रिन, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर तुम्हें हमेशा याद करेंगे और तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा ही खुला रहेगा, तुम जब भी चाहो तो यहाँ पर वापस आ सकते हो। और इनकी यहाँ पर ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इनको काफी अच्छा लग रहा होता है और आखिर सच में यार किसी बंदे को क्या ही चाहिए अपनेपन के अलावा। और यहाँ पर इनको यही चीज महसूस होती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनको रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर सुबह से यूकियो को नहीं देखा है, जिस वजह से वो जाने से पहले यहाँ पर सभी लोगों से पूछा होता है यूकियो के बारे में। पर तभी हम यहाँ पर दूसरी साइड यहाँ पर यूकियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर फादर की गिरोह के पास खड़ा हुआ होता है और वो यहाँ पर फूल रखते हुए कह रहा होता है ये काफी अजीब है कि आज आपके बिना ही दिन की शुरुआत हो गई है। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से रिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सड़क के किनारे जा रहा होता है और वो तभी यहाँ पर सड़क के बीच में जाकर किसी का तो इंतजार कर रहा होता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक बड़ी सी गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही होती है जो कि यहाँ पर सीधा ही उसे ठोकने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर कैसे न कैसे कर रिन तो बच ही जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि वो बच ही गया था तो वो यहाँ पर सीधा ही गाड़ी वाले के ऊपर गालियां देने लगता है, मतलब कि उसे चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें इतना बड़ा बंदर दिखाई नहीं दे रहा रास्ते के बीच में। पर तभी अचानक से गाड़ी का गेट खुलता है और उसके अंदर से वही आदमी निकलता है जो कि हमने देखा था पहले और हमें यहाँ पर पता चलता है यहाँ पर रिन किसी और का नहीं बल्कि इसी बंदे का यहाँ पर वेट कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर मेफिस कह रहा होता है कि तुम चलो मेरे साथ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर रिन उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पर मुझे ले जाने वाले हो। तब वो उसे यहाँ पर कह रहा होता है ट्रू क्रॉस एकेडमी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो मैं तुम्हारा एडमिशन ऐसे ही करवा दूंगा, वो भी बिना किसी एग्जाम की, तो तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ऐसे यहाँ पर ऐसी चीजें इसे बता रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर यूकियो भी आ जाता है जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर ट्रू क्रॉस एकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर यूकियो रिन से कह रहा होता है कि हमें इतनी बड़ी एकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हें भी यहाँ पर ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिन यूकियो को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, वो तो यहाँ पर बस उसे घूर ही जा रहा होता है और वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इसने अभी तक मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं है। तभी यहाँ पर मेफिस्ट कह रहा होता है कि हम बस एकेडमी पहुंचने वाले हैं, तो भी चलो अब तुम यहाँ पर एक काम कर लो, अब तुम यहाँ पर ही अपने कपड़े बदल लो। जिसके बाद यहाँ पर इन कह रहे थे आखिर मैं यहाँ पर कैसे बदलूं। तब यहाँ पर मेफिस्ट कह रहा है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यहाँ पर ही कपड़े बदलने होंगे, वो भी एकेडमी पहुंचने से पहले। फिर यहाँ पर न चाहते हुए रिन भी यहाँ पर अपने कपड़े ऐसी में भी बदल लेता है। फिर हमें सीधा यहाँ पर असेंबली रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन तो यूकियो को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर यूकियो तो उसी के क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है और ये सारा सब कुछ यूकियो इसी वजह से कर पा रहा था क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ही सभी से ज्यादा स्कोर किया था। जहाँ पर रिन भी एक चीज को नोटिस करता है कि जैसे यहाँ पर रिन अपनी स्पीच दे रहा होता है तब सभी लड़कियां उसे ही देखे जा रही थी, मतलब कि सारी लड़कियां तो उसके ऊपर लटी हो चुकी हैं। फिर असेंबली के बाद यहाँ पर सारी लड़कियां यूके पास आती हैं और ऐसे यहाँ पर उसे बात करते हुए उसे घेर लेती हैं। फिर हम यहाँ पर रिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इतने बड़े स्कूल को देखकर काफी हैरान हो चुका था और उसके तो यहाँ पर काफी अजीब से रिएक्शन भी थे, जिसे देखकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं। और यहाँ पर रिन भी उन सभी लड़कियों की बातें भी सुन लेता है, जो सुनकर यहाँ पर उसे काफी बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन आखिर वो क्या ही कर सकता है। फिर यहाँ पर जैसे स्कूल की छुट्टी होती है वो यहाँ पर वापस घर जा रहा होता है, तब वो यहाँ पर पीछे मुड़कर कह रहा होता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मेरा हाई स्कूल कैसा भी हो, लेकिन मेरा गोल ये है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट बनना है ताकि मैं डीमन गॉड शैतान को हरा सकूं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि रिन आगे जा ही रहा होता है ये सारी चीजों को सोचते हुए, तभी उसके सामने यहाँ पर एक अजीब सा डॉग आ जाता है, जहाँ पर उसे देखकर यहाँ पर डॉग भी डर जाता है और वहाँ से वापस जा रहा होता है। लेकिन उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो चाहता हो कि रिन उसका पीछा करे, जहाँ पर रिन भी इस इशारे को समझ आता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर काफी देर ऐसा भागते हुए उसका पीछा करने के बाद वो कुत्ता अचानक से एक खंभे पर जाकर बैठ जाता है और अचानक से ही वो मेफिस में बदल जाता है, जो देखकर यहाँ पर सच में रिन भी काफी हैरान होता है। और साथ में सच बताओ तो मैं भी यहाँ पर काफी हैरान हो गया था कि आखिर एक कुत्ता यहाँ पर मेफिस में कैसे बदल गया। फिर यहाँ पर रिन भी कह रहा होता है कि मुझे तो पता था कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अपना रूप भी बदल सकता है, यानी कि जादूगर है। फिर यहाँ पर इसको देखकर यहाँ पर रिन उससे पूछ रहा होता है कि आखिर आपने ये कैसे किया। तब मेफिस्टो भी उसे कह रहा होता है कि सिर्फ मैं एकमात्र ऐसा एक्सोसिस्ट हूँ जो कि अपनी बॉडी का शेप और रंग को बदल सकता है, लेकिन ये चीज तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। जिसके बाद वो रिन से कह रहा था कि अब जल्दी तुम्हारे स्कूल शुरू होने वाले हैं, जहाँ पर तुम्हारे एक्सोसिस्ट बनने की ट्रेनिंग शुरू होगी। जहाँ पर ये सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर रिन उससे पूछ रहा होता है कि आखिर ये स्कूल है कौन सा, जहाँ पर ये उसे कह रहा होता है कि शैतान के बेटे यही वो स्कूल है जहाँ पर तुम्हारे एक्सोसिस्ट बनने की ट्रेनिंग असल में स्टार्ट होगी। और ऐसा बोलते हुए वो यहाँ पर उसे एक चाबी देता है और वहाँ से जाते हुए वो कह रहा होता है कि इस चाबी को तुम जिस भी दरवाजे पर लगाओगे वो दरवाजा सीधा ही क्रेम स्कूल के अंदर खुलेगा, चाहे फिर वो दरवाजा कहाँ पर ही और कैसा भी हो, तुम्हें बस इस चाबी को उसके कीहोल में घुसाना है और फिर घुमाना है। जहाँ पर इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी रिन को विश्वास नहीं होता तो वो भी इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक दरवाजे के पास चला जाता है और फिर वो जैसे यहाँ पर इस गेट को खोलता है तो वो देखता है कि वो इस दरवाजे से किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर ऐसी अजीब सी जगह पर देखने के बाद रिन
को मेफिस्टो की सारी बातें याद आने लग जाती है और उसे यहाँ पर उसकी सारी बातों के ऊपर भरोसा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मेफिस्टो भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो भी उसे अपनी क्लास में ले जाता है और वहाँ पर जाते हुए वो रिन से कह रहा होता है कि तुम्हें बस यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना होगा कि किसी को भी पता न चले कि तुम डेमन लॉर्ड शैतान के बेटे हो, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्लू फ्लेम्स पर कंट्रोल करना होगा। और इतना कहने के साथ वो यहाँ पर वापस से कुत्ते के अंदर बदल जाता है। फिर यहाँ पर जैसे ही इस दरवाजे को खोलता है तो वो अंदर देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने कम बच्चे क्यों हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी बच्चे मौजूद थे वो सभी लोग यहाँ पर इनको ही घूरे जा रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर रिन तो काफी नर्वस हो जाता है। और फिर जल्दी से इन लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम अकुमुरा रिन है। और बस इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने डेस्क के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर अपनी जगह पर बैठने के बाद वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं। तभी यहाँ पर उसके पास मिस्टर मेफिस्टो आ जाते हैं और वो उसे पूछ रहे थे तुम्हें क्या हो गया। तब यहाँ पर रिन भी मिस्टर मेफिस्टो से कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसके सामने यहाँ पर उसके क्लास टीचर आ जाते हैं और वहाँ पर हम देख सकते हैं उसका क्लास टीचर और कोई नहीं बल्कि यूकियो होता है, यानी कि रिन का छोटा भाई। और यहाँ पर यूकियो को ऐसे क्लास टीचर को देखकर रिन तो यहाँ पर काफी हैरान होता है और उसे यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर रिन बीच क्लास में खड़ा होकर यूकियो से सवाल जवाब करने लग जाता है और कहते हैं कि आखिर यूकियो तुम यहाँ के टीचर कब से बन गए। और ऐसे ही वो यहाँ पर काफी सारे सवालों से पूछ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर यूकियो तो उसे पूरा ही इग्नोर कर देता है और सीधा ही यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाने लग जाता है। तब यहाँ पर रिन को तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो वापस आकर उसे कह रहे होते हैं कि असल में तुम्हारा भाई एक एक्सोसिस्ट है जो कि यहाँ पर पिछले साल ही ग्रेजुएट हो चुका है और वो 7 साल की उम्र से एक्सोसिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। और असल में अभी तुम्हारा भाई एंटी डीमन फेमिनिस्ट का काम कर रहा है, वो भी इसी हाई स्कूल के अंदर। लेकिन जैसे उसके सभी मिशन एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो अपने काम पर निकल जाएगा। और ये सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर इनका भी हैरान होता है क्योंकि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। तब यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो कह रहे थे बस यही नहीं कि बस तुम्हारा भाई ऐसा एक्सोसिस्ट है जो कि इतनी कम उम्र में एक्सोसिस्ट बन पाया है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। और ये सारी चीजों के बीच यहाँ पर यूकियो तो सभी लोगों को पढ़ा रहा होता है कि आखिर कैसे टेंपल रिचुअल के दौरान तुम सभी लोग डीमंस को देख पाते हो, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर डीमन से कांटेक्ट करना होगा या फिर उसे कोई घाव खाना होगा और तब कहीं जाकर तुम यहाँ पर डीमन को देख पाओगे। और ये सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर इनका भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसी वजह से वो यहाँ पर सीधा यूके के पास जाकर उसे खींच लेता है और कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई। और ऐसे ही काफी सारे सवाल उससे पूछ रहा होता है। और ये सारी चीजें होने के बाद यूके सभी लोगों से कह रहा होता है कि आप सभी लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, हमें अकेले में यहाँ पर कुछ बात करनी है। फिर जैसे यहाँ पर सभी लोग बाहर चले जाते हैं तब यहाँ पर यूकी और इनके सारे सवालों का जवाब देता है कि हाँ मुझे बचपन से ही पता था कि तुम डीमन हो। और ऐसा सुनने के बाद यहाँ पर इनको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तब वो यूकी से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें बचपन से ही पता थी तो फिर आखिर तुमने ये वो चीज मुझे क्यों नहीं बताई। और इसी बातों के बीच यहाँ पर गलती से यूकियो के हाथों से एक टेस्ट ट्यूब नीचे गिर जाती है और असल में यहाँ पर उसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि डीमन का ब्लड था। और ऐसा होने की वजह से वहाँ पर अचानक से काफी सारे डीमंस वहाँ पर समन हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो सारे डीमंस समन होते हैं तो वहाँ पर बिना टाइम को गवाए यूकियो सीधे अपनी गन को निकालकर उन्हें मारने लग जाता है। और यहाँ पर जैसे ये सारी चीज चली रही होती है उसी के बीच यहाँ पर यूकियो और इनके सारे सवालों का जवाब दे रहा होता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ ये चीज डीमंस और ये सारी चीजों के बारे में, जबकि तुम मेरी नजर में भी एक डीमन ही हो, तुम ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो। और सच में मेरी सोच बिल्कुल सही निकली, तुम्हारी वजह से ही हमारे फादर मारे गए हैं। क्या तुम्हें पता भी है हमारे डैड जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सोसिस्ट थे और कभी भी शैतान उनके ऊपर काबू नहीं कर पाया था। अगर तुमने उनसे वो वर्ड नहीं किया होता तो तुमने उस दिन उनसे वो बात कह दी जिस वजह से उनका दिल टूट गया और तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए शैतान ने उनके ऊपर काबू पा लिया। सिर्फ तुम ही एक रीजन हो जिसकी वजह से हमारे फादर मारे गए हैं। जो सुनकर यहाँ पर इनको तो काफी गुस्सा आने लग जाता है और तभी वो यहाँ पर अचानक से ही ब्लू कलर की फ्लेम्स के अंदर जलने लग जाता है और यहाँ पर वो अपने कंट्रोल में नहीं होता और वो सीधा यूकियो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर असल में यूकियो के ऊपर नहीं बल्कि वो उसके पीछे जो डीमन था उसके ऊपर वो हमला कर रहा होता है और वो ऐसा करके उसे वहाँ पर ही मार देता है। और वो यूकियो से कह रहा होता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता हूँ। और अगर बात रही हमारे डैड की मरने की, मतलब के फादर के मरने की, तो उसका बदला मैं वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सोसिस्ट बनकर लूंगा और वो भी डीमन लॉर्ड शैतान के आमने सामने उसे हराने के बाद लूंगा। जो सुनकर यूकियो भी कह रहे थे कि मेरा सपना भी यही है भाई। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट को अंदर क्लास में बुला लेता है। लेकिन जैसे वो सभी लोग अंदर आते हैं तो वो यहाँ पर क्लास का ऐसा सीन को देखकर काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद रात में यहाँ पर जैसे एकेडमी खत्म होती है तब यहाँ पर रिन अपने वापस रूम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यूकियो भी उसके पीछे आ जाता है उसके रूम के अंदर। तब रिन भी उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा रूम है। तब यूकियो से कहता है तुम डीमन लॉर्ड शैतान के बेटे हो तो फिर कम से कम किसी को तो तुम्हारे ऊपर नजर रखनी ही होगी। अब हम यहाँ पर सीधा एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी दादी माँ के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर उसकी दादी माँ भी उससे कह रही होती है कि ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर दुनिया भर के सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो कि यहाँ पर ना हो। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो परियां भी आती हैं और इस गार्डन का नाम है अम्हारा। और यहाँ पर हमारा नाम सुनकर, मतलब ये गार्डन का नाम सुनकर तो ये लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम शैमी है। फिर हमें यहाँ पर सीधा रिन का सीन दिखाया था जहाँ पर एक मांगा पढ़ रहा था वो, और वो यहाँ पर मांगा को पढ़ते पढ़ते काफी रो रहा था और वो पढ़ते पढ़ते कह रहा होता ऐसा नहीं होना चाहिए था, आखिर ये क्या हो गया, कचरे में से उठाया हुआ खाना खाकर तो इसका पेट ही खराब
खराब हो गया। फिर ऐसे यहाँ पर इस मांगो पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रूम के अंदर यूकियो आ जाता है, जहाँ पर यूकियो भी यहाँ पर इनको पढ़ता हुआ देखकर उससे यहाँ पर मांगा छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे जो पढ़ने के लिए कहा था, क्या तुमने उन सारी चीजों को पढ़ लिया है? जहाँ पर इन कहता है कि मैंने उन सारी किताबों को देखकर वहाँ पर रख दिया है, तो मुझे इतना इडियट मत समझा करो, समझे? जहाँ पर यूकियो कहता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं कहा, क्योंकि तुम पहले से स्टूपिड हो, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, ना कि रखने के लिए। और ये सुनकर यहाँ पर इन कह रहा होता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तो जरा सा संभाल कर रहो, ऐसे दादागिरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर यूकियो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे आने से पहले तुम यहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ही दिन बचे, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हारी एक्सरसाइज की ट्रेनिंग चालू होने वाली है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि एक्सरसाइज बनना इतना भी ऐसा नहीं होता। जिसके बाद ये सारी बातों के बीच यहाँ पर यूकियो अपनी यूनिफॉर्म को पहन रहा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर इन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने एक्सरसाइज के लिए काम के लिए जा रहे हो, तो फिर क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? जिस पर यूकियो तो उसे बिल्कुल साफ भी मना कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन उसकी बात को नहीं मान रहा होता और उसे यहाँ पर काफी जिद करने लग जाता है और कहता है कि मुझे वहाँ पर अगर काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जहाँ पर इनकी इतनी जिद करने के बाद तो यहाँ पर यूकियो भी मान ही जाता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर साथ में जा रहे होते हैं। और रास्ते में यहाँ पर जाते हुए यूकियो यहाँ पर इनसे कह रहा होता है कि हमारी इस एकेडमी के अंदर सारे ट्रू क्रॉस मेंबर्स हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास यहाँ पर आधे डीमन की पावर है। और इस चाबी के बारे में तो मास्टर ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि जिधर भी तुम यहाँ पर इसे लगाओगे तो वो दरवाजा वहीं पर खुलेगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। लेकिन सच में इस चाबी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर पहले से एक दरवाजा होना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर काफी सारी अद्भुत चीजें यहाँ पर तुम्हें एक्सरसाइज बनने तक काफी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी, और मतलब कि तुम यहाँ पर जान पाओगे। फिर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर लोग यहाँ पर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यूकियो कह रहा होता है तुम यहाँ पर रुको, मैं वहाँ पर चेक कर आता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिलना मत। और यहाँ पर यूकियो की ऐसी बातों को सुनकर यहाँ पर रिन सोच रहा होता है कि एक मिनट में उसका बड़ा भाई हूँ, ना कि वो मेरा बड़ा भाई है। लेकिन यहाँ पर यूकियो तो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर इनको जानते ही तो वो यहाँ पर उसके जाते ही यहाँ पर अगल बगल में घूमने लग जाता है और आसपास यहाँ पर सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक गेट के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी और हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शेमी होती है। लेकिन यहाँ पर सारी बातों के बीच यहाँ पर गलती से इस गेट को छू लेता है और जैसे की जगह यहाँ पर डीमन प्रोटेक्ट थी, इस वजह से यहाँ पर इस गेट बजने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके पार को आगे तो यहाँ पर गेट भी बिल्कुल नहीं टिक पाता और वो वहीं पर ही टूटकर गिर जाता है। और यहाँ पर ऐसे गेट को टूटा हुआ देखकर तो यहाँ पर शेमी और डर जाती है और वो मन में कह रही होती है अगर ये गेट टूट गया है तो पक्का ये डीमन होगा, और ऐसे कहकर वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन हम यहाँ पर उसे देखकर समझ सकते हैं वो यहाँ पर अपने पैरों के बजाय अपने हाथों से भाग रही थी, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काफी दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो यहाँ पर ऐसी तरीके से इसी वजह से भाग रही थी क्योंकि उसके पैर के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी चल नहीं सकती है पहले से ही। लेकिन दूसरी साइड हम यहाँ पर यूकियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर शेमी की मदर से ही बात कर रहा था, जहाँ पर शेमी की मदर कह रही होती है कि शेमी की हालत तो काफी दिन पर दिन बदलती जा रही है, मतलब यहाँ पर काफी खराब हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन वही हम दूसरी साइड देखते हैं यहाँ पर रिन और शेमी के बीच यहाँ पर दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर रिन ने उसे बता दिया कि वो कोई भी बुरा डीमन नहीं है, जहाँ पर शेमी भी उसे ऐसे देखकर भागने के लिए उससे माफी मांगती है, पर रिन कहते हैं कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। जिसके बाद शेमी भी यहाँ पर उसे दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और यहाँ पर रिन भी उसे हाथ मिलाता है और शर्माते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझसे हाथ मिलाया है, फिर चाहे वो छोटी सी बच्ची क्यों ना हो और मेरी छोटी बहन की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक लड़की ही तो है। और फिर ऐसे यहाँ पर शेमी और रिन की बातें चली रही होती हैं और तभी यहाँ पर यूकियो और शेमी की मदर भी आ जाते हैं, जहाँ पर यूकियो को देखकर रिन कह रहा होता है कि हे यूकियो, जहाँ पर यूकियो भी उसे देखकर कहता है मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि तुम्हें वहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। जहाँ पर शेमी की मदर उसे देखकर कहती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो जिसने की हमारा दरवाजा तोड़ दिया है, जहाँ पर यूकियो कहता है कि हाँ बदकिस्मती से ये मेरा भाई है। फिर ऐसे यहाँ पर उसकी मुंह पर बेइज्जती करने के बाद यहाँ पर यूकियो शेमी का पैर चेक कर रहा होता है और देखता है कि आखिर शेमी के साथ क्या हुआ है, जहाँ पर शेमी का पैर देखने के बाद वो कह रहा होता है कि ये तो रूट है, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये तो एक डीमन का असर है। फिर यहाँ पर उसकी मदर से कह रहा होता है जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डीमन थोड़ा सा छोटा है लेकिन वो डीमन शेमी के काफी करीब है और इसी वजह से वो यहाँ पर उसके पैर पर पोजेस कर पा रहा है और वो जरूर इसी बगीचे के अंदर होगा किसी प्लान के तौर पर, मतलब कि उसने यहाँ पर किसी प्लान का रूप ले रखा होगा और हमें जल्दी उसे यहाँ पर ही ढूंढना होगा। और यहाँ पर यूकियो के मुंह से तो इस सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर शेमी और भी हैरान हो जाती है, पर तभी यहाँ पर शेमी की मदर कहती है मुझे पता था कि सब कुछ तुम्हारी दादी माँ की गार्डन की वजह से ही हो रहा है। जो सुनकर शेमी कह रही थी इस चीज के अंदर दादी माँ की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो आगे यहाँ पर कुछ तो कहने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर कमजोरी होने की वजह से वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद शेमी की मदर यहाँ पर इन दोनों को कह रही होती है कि उसकी दादी माँ की डेथ के बाद शेमी ऐसी ही हो गई है, वो काफी चिड़चिड़ी हो गई है, ना ही वो स्कूल जाती है और ना ही कुछ और, बस वो पूरा दिन गार्डन में ही बिताती है। लेकिन वहीं हम यहाँ पर शेमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने सपने देख रही होती है, जहाँ पर उसे याद आ रहा होता है कि उसकी दादी के डेथ के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे गार्डन को कैसे संभालते हैं। लेकिन तभी एक दिन यहाँ पर एक फूल उससे बात करने लगा था और फ्लावर यहाँ पर शेमी से कह रहा था कि मैं तुम्हें इस गार्डन को हरा भरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, बस इसके बाद तुम्हें मुझे यहाँ पर रहने देना होगा शेमी। और यहाँ पर अपने दादी माँ के गार्डन को बचाने के लिए शेमी ने बिना कुछ सोचे यहाँ पर उसे मान लिया और यहाँ पर उसे प्रॉमिस कर दिया कि वो यहाँ पर उसे रहने देगी। और इसी बीच यहाँ पर शेमी की आंखें वापस से खुल जाती है, मतलब कि वो यहाँ पर नींद से जग जाती है और वो जगते
देखते से ही कह रही होती मुझे गार्डन के अंदर पानी देने के लिए जाना है। जिसके बाद अगले सीन में हमें देख सकते वो यहाँ पर गार्डन में पानी देने के लिए आ चुकी थी और तभी यहाँ पर इसी बीच रिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में काफी चिंतित है, यहाँ तक कि तुम तो कभी स्कूल भी नहीं जाती और कुछ भी नहीं करती हो, बस यहाँ पर गार्डन में अपना टाइम वेस्ट करती हो। और यहाँ पर रिन की सारी बातों को सुनकर यहाँ पर शैमी और भी इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम ही बताओ आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मैं गार्डन को छोड़ दूंगी तो उसका पहले जैसा हाल हो जाएगा, सिर्फ मेरी वजह से दादी माँ मर गई क्योंकि मैं गार्डन को छोड़कर चली गई थी और फिर अगर मैं ऐसा न करूँ तो माँ दुखी हो जाएगी, आखिर तुम्हें बताओ कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर यहाँ पर शैमी की ये सारी बातों को सुनकर रिन कह रहा होता है कि तुम सोचो जरा क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम सारा समय यहाँ पर अपने गार्डन में ही दे दो और तुम बाहर ना जाओ, दुनिया के बारे में न जानो और पढ़ने के लिए भी न जाओ। तुम सच बताओ क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम पूरा दिन यहाँ पर इस गार्डन में पड़ी रहो। फिर यहाँ पर इनकी ये सारी बातों सुनकर शैमी को रियलाइज हो रहा होता है कि सच में वो यहाँ पर सब कुछ गलत कर रही है क्योंकि उसकी दादी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, उसकी दादी माँ चाहती थी कि वो यहाँ पर पूरी दुनिया को घूमे। फिर यहाँ सारी बातों को सोचकर यहाँ पर शैमी बिल्कुल रोने लग जाती है पर तभी से बीच यहाँ पर योकियो भी आ जाता है और कहता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर काफी हल्का महसूस हो रहा है ना शैमी। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर शैमी कुछ भी कह पाती तभी वहाँ पर वो प्लांट डीमन आ जाता है और शैमी को अचानक से जकड़ लेता है और कहता है कि अपना प्रॉमिस तुम तोड़ रही हो शैमी। और फिर यहाँ पर प्लांट डीमन को देखकर यहाँ पर युकी और रिन से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी इस प्लांट डीमन को जल्द से जल्द हराने के लिए। तभी रिन यहाँ पर काफी खुश होते कह रहा होता है कि चलो आखिरकार यहाँ पर छोटे भाई को बड़े भाई की जरूरत पड़ी गई, तो मैं यहाँ पर डीमन हराने में तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर रिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसी बस वो यहाँ पर अपने डीमन फॉर्म में भी आ जाता है। फिर वो सीधे यहाँ पर प्लांट डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर तो प्लांट डीमन यहाँ पर शैमी को तो उसके सामने रख देता है और उसे वो यहाँ पर शैमी को डाल की तरह यूज कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर इनको उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर पा रहा होता। और ऐसा देखकर तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर योकियो सीधा ही शैमी के ऊपर शूट कर देता है और जैसे यहाँ पर शैमी को गोली लगती है तो यहाँ पर डीमन सीधा ही शैमी को छोड़ देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर रिन सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो प्लांट डीमन वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और फिर जैसे यहाँ पर उसने प्लांट डीमन को खत्म कर ही दिया था फिर यहाँ पर रिन योकियो से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पर छोटी सी बच्ची के ऊपर गोली कैसे चला दी, जो सुनकर यहाँ पर योकियो कह रहा होता है और यहाँ पर उसे समझा रहा होता है मैंने बस यहाँ पर प्लांट डीमन को डराने के लिए ऐसा किया था और वैसे भी असली कोई बुलेट नहीं है, ये तो बस विटामिन की गोलियां हैं। और इसी बीच यहाँ पर शैमी की मदर भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जिसके बाद यहाँ पर शैमी जैसे कि काफी डर चुकी थी तो वो यहाँ पर सीधा ही जाकर अपनी मदर से गले लग जाती है। अब हम यहाँ पर शैमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी चीज से डरकर जा रही थी, मतलब कि भाग रही थी। और तभी हम देखते हैं वो और चीज कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि उसके पीछे पड़ रखे थे। इसी बीच यहाँ पर शैमी भी यहीं पर गिर जाती है और जैसे ही वो सारे ज़ॉम्बी उसके करीब आते हैं तभी अचानक से वहाँ पर रिन भी आ जाता है जो कि अपनी पावर का यूज कर सभी ज़ॉम्बीज को वहीं पर खत्म कर देता है, जिस चीज से यहाँ पर शैमी भी काफी इंप्रेस होती है और फिर यहाँ पर उसे बचाने के लिए रिन को थैंक्स कहती है। तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से तो लेकिन यहाँ पर दो लड़कियां और दो लड़कियां आ जाती हैं, जहाँ पर लड़कियां भी सीधा आने के साथ यहाँ पर इनकी तारीफ करना शुरू हो जाती है। लेकिन ये चीज और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर इनका सपना होता है जो कि वो यहाँ पर अपने क्लास में बैठकर देख रहा था। इसी बीच जैसे यहाँ पर उसके टीचर वहाँ पर जाकर उसे उठाते हैं तभी उसके पीछे हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एक लड़का बैठा था जो कि यहाँ पर उससे काफी चिढ़ रहा था और कहते कि आखिर पता नहीं ये कर क्या रहा है यहाँ पर। फिर जैसे यहाँ पर रिन भी उसे नोटिस करता है तो यहाँ पर तो रिन को वो लड़का काफी कूल लगता है, लेकिन ऐसे सोचते सोचते तो यहाँ पर रिन खुद के ख्यालों में खो जाता है और खुद को अपने आप में ही एक महान एग्जॉस्ट मारने लग जाता है। तभी दोबारा से यहाँ पर उसके टीचर तो उससे मारकर उठा देते हैं और हम यहाँ पर देख ही सकते शैमी तो यहाँ पर उसके साथ पढ़ने के लिए आ गई है। इसके पहले हमने देखा था कि वो पढ़ने नहीं जाती थी लेकिन अब वो यहाँ पर क्लास के अंदर आ चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगली क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पर टीचर सभी लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन इसी क्लास के अंदर भी यहाँ पर वापस से रिन सो जाता है जहाँ पर टीचर को हम देखते जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों को ग्रीमोर के बारे में बता रहे थे जिनका यूज करके डीमन से कांटेक्ट किया जा सकता है। और सच में उस ग्रीमोर्स के अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके लोग डीमन से कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो यहाँ पर डीमन की पावर को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर देख सकते अभी भी यहाँ पर रिन तो सो ही रहा था और फिर इसके बाद यहाँ पर अगली क्लास युकियो की होती है जहाँ पर वो इन सभी लोगों के टेस्ट के रिजल्ट को लेकर आया था। तभी यहाँ पर रिन भी शैमी को देखकर कहता है कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तभी शैमी उससे कहती है कि मेरी फैमिली का एक्सोसिस्ट के साथ होना इसलिए मैं स्पेशलिटी है कि मुझे सारी चीजों के नाम पहले से ही पता है और सच में टेस्ट काफी इजी था। फिर यहाँ पर जैसे युकियो शैमी को उसका पेपर देता है तब वो देखती है कि उसके तो यहाँ पर काफी अच्छे स्कोर आए होते हैं जो देखकर पीछे से यहाँ पर रिन हंस रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जाकर युकियो रिन का उसका पेपर देता है जहाँ पर हम देख ही सकते हैं रिन को तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर मिले थे। तभी यहाँ पर युकियो सुगुरु को बुलाता है, मतलब कि वही लड़का जो कि यहाँ पर रिन से चिढ़ रहा था और उसके तो यहाँ पर सच में 98 मार्क्स आए थे। तभी ये देखकर रिन भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर इसके इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो सुगुरु कहता है कि बस इसी वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम देकर आया हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गया और तो मैं एक्सोसिस्ट बनने के लिए काफी सीरियस भी हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों ने काफी हार्डवर्क किया है क्योंकि वो सभी लोग एक्सोसिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन तुम तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तुम इसे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। तब रिन कहते हैं आखिर तुम होते कौन हो मुझसे ऐसा चीजें कहने वाले, मैं भी यहाँ पर एक एक्सोसिस्ट बनने के लिए ही आया हूँ। फिर ऐसे ये लोग यहाँ पर बहस कर रहे होते हैं तभी ये बहस भी ज्यादा बढ़ जाती है जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर आकर उन लोगों को रोक लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जैसे कि क्लास की बेल बज जाती है जिस वजह से यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है। फिर जैसे ये तीन यहाँ पर बाहर बैठे हुए होते हैं तभी युकियो
यूकियो कह रहा होता है कि सुगुरु भी मेरी तरह ही स्कॉलरशिप लेकर आया है और वो क्योटो के किसी फेमस टेम्पल से आया है और सच बताओ तो उसने काफी हार्डवर्क भी किया है और बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से उसके इतने अच्छे मार्क्स आए। फिर यूकियो यहाँ पर शैमी से कह रहा होता है तुम तो यहाँ पर काफी बदल चुकी हो, पहले तो तुम सिर्फ यहाँ पर घर में ही रहा करती थी लेकिन अब तो तुम यहाँ क्रैम स्कूल में भी आना शुरू कर दिया और सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लगा है। और जो सुनकर यहाँ पर शैमी भी उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यूकियो की अगली क्लास होने वाली थी जिस वजह से वो भी यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर रिन शैमी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन से स्कूल के अंदर, मैं तुम्हें यहाँ पर क्रैम स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे रेगुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ। तब वो कहते कि मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ पर क्रैम स्कूल ही आती हूँ। तब रिन कहती आखिर तुम्हारे हाई स्कूल का क्या? तब शैमी कहती मैं स्ट्रेंजर्स के सामने काफी शर्माती हूँ तो इसी वजह से मैं अपने मिडिल स्कूल भी नहीं गई थी और तो मुझे क्रैम स्कूल भी आना अच्छा नहीं लगता। जिस पर रिन उसे कह रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तब शैमी उसे कहती है क्योंकि मुझे एक्सोसिस्ट बनने के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर सच बताओ तो क्रैम स्कूल मुझे काफी अच्छा भी लगता है, किसी स्ट्रेंजर से बात करने से तो अच्छा ही है। जिसके बाद शैमी उसे पूछ रही थी कि क्या रिन तुम्हारे कोई दोस्त है? तब रिन उसे बिल्कुल सीधा ही मना कर देता है और ये सुनकर यहाँ पर शैमी बिल्कुल खड़ी हो जाती है और सीधा ही यहाँ पर इनका हाथ पकड़कर उससे कहती है क्या तुम मेरे दोस्त? लेकिन इसी बीच यहाँ पर सुगुरु आ जाता है कि जरा देखो इन प्यार के पंखीड़ों को, जहाँ पर वो रिन से कह रहे होते क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब रिन ये सुनकर कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब है? तो वो कहता है क्या तुम्हारी दोस्त है? तब रिन कहता है कि नहीं ये मेरी दोस्त नहीं है और ये सुनकर हमें देखी से शैमी तो यहाँ पर थोड़ा सा उदास होती है। जिसके बाद रिन यहाँ पर सुगुरु को कुछ कहता है जो सुनकर यहाँ पर सुगुरु के दोस्ती उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, जिस वजह से सुगुरु और रिन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी जंग छिड़ जाती है, जहाँ पर उनके दोस्त कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल सेम ही है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लोग यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर सुगुरु और इन दोनों यहाँ पर एक डिमंड मेंढक से भाग रहे होते हैं। तभी सुगुरु के दोस्त कह रहे होते हैं सुगुरु एक चैंपियन है, लेकिन सच में रिन तो उससे काफी तेज भाग रहा है। लेकिन ये बात तो सुगुरु से बिल्कुल भी सही नहीं जाती और वो सीधा ही यहाँ पर इनको एक लात मार देता है, जिस वजह से हमें देख ही सकते हैं तो रिन यहाँ पर नीचे गिर गया था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उसके पीछे तो यहाँ पर डिमंड मेंढक आ जाता है और बिल्कुल यहाँ पर वो इतना क्लोज था कि यहाँ पर डिमंड मेंढक तो उसे बिल्कुल खत्म ही करने वाला था। तभी इसके पीछे यहाँ पर इनके टीचर आ जाते हैं और उसे खींच लेते हैं बाहर, जिसके बाद टीचर यहाँ पर इन दोनों को ही डांट रहे होते हैं। तब सुगुरु कहते हैं मैं तुमसे हारने से तो अच्छा मरना पसंद करूंगा। फिर ऐसे यहाँ पर इस बात को लेकर दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पर बीच में टीचर आकर इन दोनों को अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर टीचर सुगुरु को एक कोने में ले जाकर कहते हैं कि तुम इस एकेडमी के अंदर सबसे अच्छे बच्चे हो और सारे टीचर भी तुम्हारी तारीफ करते हैं और तुम अगर ऐसे यहाँ पर सभी लोगों से लड़ते रहोगे तो तुम खुद को भी प्रॉब्लम में डाल लोगे। तब सुगुरु कहते हैं कि आप ये सारी चीजें मुझे ही क्यों कह रहे हैं और फिर आखिर आप रिन को क्यों नहीं कह रहे कुछ? तब वो कहते हैं कि रिन थोड़ा सा अलग है, उसके साथ कुछ अलग इश्यूज हैं, डायरेक्टर ने हमें ऐसी चीजों के लिए मना किया है। और यहाँ पर सुगुरु के दोस्त यहाँ पर इनसे कह रहे होते हैं कि सुगुरु के लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है कि वो डीमन को और सैतान को मारे, जो सुनकर रिन कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। फिर सुगुरु के दोस्त कहते हैं ये काफी फनी है ना? तब रिन कहते हैं कि आखिर इसमें फनी क्या है? तब वो कहते हैं कि वो हमारे टेम्पल को वापस से रिबिल्ड करना चाहता है जो कि ब्लू नाइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिस पर रिन पूछते आखिर ये ब्लू नाइट क्या है? जो सुनकर तो वो लोग यहाँ पर काफी हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको ब्लू नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी वो लोग उसे कहते कि एक बार हमारे फादर ने मुझे बताया था कि 15 साल पहले ब्लू नाइट के दिन काफी सारे एक्सोसिस्ट एक साथ खड़े हुए थे, मतलब कि इकट्ठा हुए थे डीमन लॉर्ड सैतान को रोकने के लिए। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उन सभी लोगों के खून निकलने लगे और वो भी ब्लू कलर के फ्लेम्स में, और वो लोग तभी वहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम्स के अंदर जलकर मर गए। उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान था जो कि हमारे फादर थे, जो कि वहाँ से बचकर निकल पाए और उसी दिन से सभी लोग उस टेम्पल को श्रापित टेम्पल कहने लगे। और सच में हम तीनों उसी टेम्पल से बिलोंग करते हैं और साथ ही हम तीनों ही उस टेम्पल को वापस से रिबिल्ड करना चाहते हैं। और इसी वजह से सुगुरु भी यहाँ पर एक्सोसिस्ट बनने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। जिसके बाद शैमी यहाँ पर इजुमी नाम की एक लड़की के साथ भाग रही होती है मेंढक से बढ़कर। लेकिन इसी बीच यहाँ पर शैमी वापस से गिर जाती है, जो देखकर टीचर यहाँ पर उसे डांटने लग जाते हैं। और फिर जैसे यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट होता है तभी यहाँ पर उसके टीचर भी किसी के फोन आने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर टीचर ने कहा था कि तुम सभी लोग यहाँ पर उसके ग्राउंड के अंदर मत जाना। लेकिन जैसे यहाँ पर टीचर वहाँ से चले जाते हैं तब यहाँ पर सुगुरु वापस से रिन को सुनाने लग जाता है और कहते हैं तुम बिल्कुल भी डिटरमिनेट नहीं हो, तुम एक अमीर लड़के हो जो कि बस यहाँ पर मजे लेने के लिए आया है। तभी रिन कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ एक्सोसिस्ट बनने के लिए, तो फिर चलो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कब मानोगे ये चीज को, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ? तब सुगुरु कहता है कि अगर तुम सच में एक्सोसिस्ट बनना चाहते हो तो फिर तुम मुझे प्रूव करो कि तुम इस चीज के लिए सीरियस हो। तुम उस डीमन मेंढक को टच करके वहाँ से वापस आ जाओ, वो भी बिना किसी अटैक के। और अगर तुमने ये चीज को कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस चीज के लिए बिल्कुल सीरियस हो, और साथ ही मैं भी ये चीज को ट्राई करूंगा तुम्हें प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ। तब रिन कहता है क्या तुम बिल्कुल पागल हो? मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरा भी बिल्कुल सेम ही तुम्हारी तरह ड्रीम है, मतलब कि मेरा भी गोल बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह ही है और मैं उससे पहले बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पर सुगुरु कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बहाने दे रहे हो क्योंकि तुम इस चीज को करने से डर रहे हो। और फिर सुगुरु सोच रहा होता है कि ये भी बाकियों की तरह ही है, उन्हीं सभी डरपोक लोगों की तरह। तभी हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सुगुरु अकेले चल रहा था, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आसपास उसे देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो वही कस्ट टेम्पल वाला बच्चा है। और तभी वो सामने यहाँ पर अपने डैड को देखता है जो कि किसी के घर के सामने खड़े हुए थे। और फिर जैसे वो यहाँ पर उस घर के पास जाता है तब उसे यहाँ पर आवाज आ रही होती है कि अंदर से सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वही है जो कि उस कस्ट टेम्पल से है। मुझे तो सच में काफी डर लग रहा है। और सच में यहाँ पर सुनकर तो सुगुरु को काफी बुरा लगता है और अंदर ही अंदर वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से आकर उसके फादर उसके दोनों कानों को ढक लेते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, ये लोग
बस यहाँ पर जो हादसा हुआ था इसी वजह से डरे हुए हैं। तभी सुगुरु कहता है कि आखिर ये सभी लोग हम पर क्यों हंस रहे हैं। तब उसके फादर कहते हैं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रहकर कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तो तुम खुद की लाइफ को खुद ही जी सकते हो। और तभी उसी दिन से यहाँ पर सुगुरु ने सोच ही लिया था कि ये सारा सब कुछ यहाँ पर उसी शैतान की वजह से हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मार कर ही रहूंगा। और फिर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सुगुरु कह रहा होता है कि मैं पहले जाकर कर आता हूँ, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखो। और फिर ऐसा बोलकर वो यहाँ पर डीमन मिंडर के सामने चला जाता है और वो वहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं शैतान को मार कर रहूंगा। और ये सुनकर यहाँ पर क्लास की सभी लड़कियां हंसने लगती है उसके ऊपर। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर इसके बीच तो यहाँ पर वो मेंढक जग जाता है और सीधे उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से रिन यहाँ पर सीधे उसके सामने आ जाता है और यहाँ पर हम देख ही सकते हैं वो मेंढक तो बिल्कुल उसे खाने ही वाला था। और तभी वो यहाँ पर मेंढक रिन की आंखों को देख लेता है, जिस वजह से वो मेंढक वहीं पर ही डरकर रुक जाता है। तभी यहाँ पर रिन सुगुरु से कह रहा होता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन मैं वो हूँ जो कि शैतान को मारेगा। तभी सुगुरु कहता है तुम मेरे गोल को कॉपी कर रहे हो, जिस पर रिन कहता है चाहे कुछ भी हो शैतान को तो मैं ही मारूंगा। और इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ पर वापस ही लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम और दूर खड़े युकियो को देखते हैं जो कि फोन के ऊपर किसी से तो बात कर रहा था और कहता है सारी चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर ही हैं, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा ही मेफिस्टो को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था और वो वहाँ पर खड़ा होकर चाय पी रहा था। और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं खड़ा था बल्कि वो यहाँ पर किसी से बात कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई वहाँ पर खड़ा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो कह रहे होते हैं कि अब तुम बताओ कहना में क्या चल रहा है। जहाँ पर वो कहता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है पहले की तरह ही, और हम जैसे एशिया के ऊपर अटैक करेंगे मैं आपको बता दूंगा। और मेफिस्टो कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम कुछ कहना चाहते हो। जहाँ पर उसका छोटा भाई कह रहा होता है मैं बस ये सोच रहा था कि आखिर आप गहना में वापस कब आओगे। जहाँ पर मेफिस्टो कहता है कि मैं बस यहाँ पर काफी बड़े मिशन के ऊपर हूँ। और फिर जैसे यहाँ पर उसका छोटा भाई वहाँ से चला जाता है तब वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा, मैं यहीं पर ही रहूंगा क्योंकि गेम तो बस अभी शुरू ही हुआ है। फिर लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं रिन को जो कि क्लास के अंदर बैठकर पढ़ रहा था और तभी उसके पास यहाँ पर सुगुरु आ जाता है, जहाँ पर वो भी यहाँ पर शर्माते है उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। अब हम यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन तो काफी लेट से उठा था और तब तक यहाँ पर युकियो ने खाना भी खा ही लिया था, जिसके बाद रिन भी यहाँ पर काफी तेजी से यहाँ पर अपना खाना खत्म करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग तो यहाँ पर कोऑप स्टोर की तरफ भाग रहे थे, मतलब कि ये यहाँ का कैंटीन है। तब यहाँ पर रिन भी जैसे ही भागता हुआ आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर लास्ट ऑफ लोग बचा हुआ था और वो यहाँ पर जैसे उसे उठाने के लिए जाता है तब यहाँ पर सुगुरु भी उसे उठा लेता है। तब सुगुरु कहता है कि इसको मैंने पहले हाथ लगाया था और रिन कहता है नहीं मैंने पहले इसको हाथ लगाया था। और ऐसे ये लोग यहाँ पर काफी चिल्लाते हुए लड़ने लग जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर सुगुरु का दोस्त कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर हमेशा ही बच्चों की तरफ क्यों लड़ते रहते हो। तभी सुगुरु यहाँ पर काफी गुस्से से देखते हुए कह रहा होता है तुम अपना काम करो, तुम इस चीज के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रिन उसके पास जाकर कहता है कि अच्छा इसका नाम कोला कामरू है, सच में ये तो काफी अच्छा नाम है। तभी हम यहाँ पर युकियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर वहाँ पर पहुंचने में काफी लेट कर देता है और तब भी पीछे से उसकी क्लास की यहाँ पर 3 लड़कियां आती हैं जो कि यहाँ पर उसके लिए लंच लेकर आई थी और उसे जबरदस्ती यहाँ पर उसे देने लग जाती है। तब युकियो यहाँ पर उन लोगों को बना दे रहा होता है मेरा भाई हमारे लिए खाना लेकर आया है और ऐसे यहाँ पर बना देकर वो बड़े वाले कैंटीन की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो साथ में यहाँ पर इनको भी ले जाता है। तब वहाँ पर इन भी जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तब वहाँ पर काफी सारे खाने को देखकर यहाँ पर काफी हैरान होता है और सच में यहाँ पर गाइस काफी टेस्टी खाना था। जहाँ पर युकियो भी कह रहा होता है कि ऐसा तो होगा ही क्योंकि ब्लू क्रॉस एकेडमी एक अमीर बच्चों का स्कूल है। तब रिन भी कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, अब तो मैं उन अमीरों में से एक हूँ। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर रिन भी खाने के प्राइस को नोटिस करता है जिसे देखकर सच में वो यहाँ पर बिल्कुल शॉक होता है और जिसे देखकर युकियो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अमीर बच्चों का स्कूल है। और ये देखने के बाद यहाँ पर इनको काफी देर गुस्सा आने लग जाता है और इसी बीच में यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर युकियो उसे रोक ही लेता है। फिर इसके बाद ये दोनों ही यहाँ पर मेफिस्टो के ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ पर वो जाकर कहते हैं खाने का प्राइस को कम करो। लेकिन मेफिस्टो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पर सभी लोग काफी अच्छा खाना प्रोवाइड करवाते हैं और उसे बनाने के लिए हमें हाई क्वालिटी शेफ को भी हायर किया है। और ऐसा बोलते हैं यहाँ पर एक बेल की आवाज आती है और यहाँ पर उसके कप नूडल्स तैयार हो चुके होते हैं और मेफिस्टो यहाँ पर अपने कप नूडल को खाने लग जाता है और जो देखकर यहाँ पर दोनों भी काफी शौक होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये फर्स्ट क्लास खाने को छोड़कर खुद ही यहाँ पर कप नूडल को खा रहा है। तभी दिन कहता है कम से कम हमें से खाना खरीदने के लिए कम से कम थोड़े से पैसे तो दे दीजिए। तब मेफिस्टो कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो शैतान के बेटे हो, तुम्हें कुछ खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ही रहेंगे। और ऐसा बोलकर यहाँ अपने पर्स के अंदर से 2000 येन को निकलकर उसे दे देता है और सच में ये दोनों तो यहाँ पर उसे काफी हैरानी से देख रहे थे उस नोट को। तभी मेफिस्टो आगे कह रहा होता है कि वैसे ये पैसे तुम दोनों की पॉकेट मनी है इस महीने की। और सच में सुनकर तो यहाँ पर इन दोनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं और इसी बीच वापस से यहाँ पर इन तो अपनी स्वॉर्ड को वापस से गुस्से में निकालने लग जाता है पर दोबारा से यहाँ पर युकियो से रोक ही लेता है। फिर जैसे ये दोनों यहाँ पर ऑफिस के अंदर से बाहर निकलते हैं तब यहाँ पर इन युकियो से कह रहा होता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो 2000 येन से। तब युकियो कहता है कि मैं वैसे यहाँ पर एक्सोसिस्ट की जॉब करता हूँ तो मुझे उस चीज से भी थोड़े से पैसे मिल ही जाते हैं तो मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर वापस से रिन को गुस्साने लग जाता है और वो वापस से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने लग जाता है। तभी युकियो कहता है लेकिन रिन तुम खुद से यहाँ पर खाना बना सकते हो है ना। जिसके बाद ये दोनों भाई यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर युकियो कह रहा होता है कि मैं यहाँ की सारी सब्जियों को खरीद लूंगा और तुम यहाँ पर घर पर जाकर सारा खाना बना देना। जिस बार पर रिन भी यहाँ पर मान ही जाता क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए पैसे तो होते ही नहीं थे। और यहाँ पर युकियो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब अगली बार जब वो लड़कियां मुझे खाना ऑफर करेंगी तब मेरे पास एक बहाना होगा कि मेरे भाई ने मेरे लिए खाना बनाया है। फिर
फिर हम देखते हैं यहाँ पर रात के अंदर यहाँ पर रिन तो अपने लिए खाना बना रहा था, जहाँ पर युकियो से कह रहा था कि तुम इसको यहाँ पर सुबह भी तो बना ही सकते हो, है ना। अभी वैसे भी यहाँ पर काफी रात हो चुकी है। तभी रिन कहता है कि सुबह में नहीं उठ पाऊंगा इतने जल्दी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर खाना बनाकर रख दूंगा, जिसको कि हम सुबह ही ले जाएंगे। और ये सुनकर यहाँ पर युकियो वहाँ पर से सोने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर खाना बनाते हुए तो रिन को यहाँ पर काफी देर हो जाती है। और फिर पूरा खाना बनाने के बाद तो यहाँ पर रिन उसको फ्रीजर में रख देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर रिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर खाना अंदर रखकर सोने के लिए चला जाता है। और जैसे यहाँ पर रिन वापस चला जाता है, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर तो कोई चीज आ जाती है जिसकी यहाँ पर आंखें चमक रही थी। अभी हमें नहीं पता था कि आखिर ये क्या था। और फिर हमें यहाँ पर सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युकियो अपना मुंह धो रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर रिन दौड़ के आता है और वहाँ पर सीधे उसे लात मार देता है। और यहाँ पर ये देखकर यहाँ पर युकियो कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए। जहाँ पर रिन कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी भी भूख लगी थी, लेकिन मैंने खाना हम दोनों के लिए बनाया था जो तुमने अकेले ही खा लिया है। तो भी चलो तुम मुझे जवाब दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सुनकर युकियो कह रहा होती है आखिर खाना खा लिया, लेकिन मैंने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनकर रिन कहता है यार तुम ही बताओ कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। और तुमने कहा था कि सिर्फ हम ही दोनों यहाँ पर रहते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि वहाँ पर वो दोनों अकेले नहीं रहते, क्योंकि हर सुबह को उनके पास खाना कैसे आ जाता है। वो दोनों तो खाना बनाते भी नहीं है, आखिर कौन वहाँ पर खाना रखता है उन लोगों के लिए। तभी नीचे की साइड से उन दोनों को वहाँ पर खाना बनाने की याद आवाज आ रही होती है। और जैसे वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो तो यहाँ पर महफिज तो होता है जो कि उन लोगों के लिए यहाँ पर खाना बना रहा था, जिन्हें देखकर यहाँ पर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर महफिज तो कह रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही हूँ तुम्हारा खाना बनाने के लिए, और जो तुम्हारा यहाँ पर रोज खाना बनाता है उसका नाम है ओकोबाच। और युकियो कहता है कि मैंने ये नाम को पहले ही सुना है, ये एक स्पिरिट है जो कि दूसरों के लिए खाना बनाती है। वो किचन के अंदर रहती है जब कोई भी नहीं होता और वो सभी लोगों के लिए खाना बनाकर रख देती है और कभी भी किसी के सामने भी नहीं आती है। जो सुनकर महफिज तो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसने अपना काम छोड़ दिया है क्योंकि कल रिन ने इस किचन के अंदर खाना बनाया था। इस चीज से उसे यहाँ पर काफी गुस्सा आ गया है, जिस वजह से उसने अपना काम छोड़ दिया और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारा खाना बनाने के लिए। और अगर वो वापस कभी भी नहीं आया तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर एक सूप बनाकर देता है और सच में उसमें से काफी अजीब सी महक आ रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैसे भी कर उसको पी जाता है। और सच में यहाँ पर उसको पीते ही यहाँ पर तो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और काफी अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर जैसे कि उसने उस चीज को चखा था जो कि उसे काफी बुरी लगी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर पूरे किचन को साफ कर देता है और स्पिरिट से कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर वापस से खाना बना सकते हो। और तभी वो स्पिरिट यहाँ पर अचानक से रिन के ऊपर यहाँ पर सारे सामान को उठाकर मारने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर रिन काफी परेशान होता है। कहता है कि क्या तुम पागल हो, अगर तुम यहाँ पर खाना नहीं बनाना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ पर अकेले नहीं जिसको यहाँ पर खाना बनाना आता है, मुझे भी खाना बनाना आता है। और ऐसा कहने के बाद यहाँ पर अचानक से वहाँ पर आसमान के अंदर बिजली कड़कती है और वो कर्स स्पिरिट यहाँ पर सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि जो आंखें हमने आगे देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि स्पिरिट की थी। तभी हम यहाँ पर युकियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बारिश में भाग रहा था और वो जैसे यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अंदर की साइड से यहाँ पर काफी धुआं उठ रहा था। और फिर वहाँ जैसे किचन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि किचन के अंदर से तो वहाँ पर काफी सारी लाइट आ रही थी। फिर वो जैसे यहाँ पर किचन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो कर्स स्पिरिट यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर काफी बेहोश हो चुके हैं। तब वो यहाँ पर मेफिस्तो से कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर मेफिस्तो उसे कह रहा होता है कि ये दोनों काफी अच्छे हैं, इन दोनों ने काफी मेहनत की, इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया था और सच में इन लोगों ने काफी खाना बनाया और वो भी काफी अच्छा, और साथ ही इन दोनों ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, जिस वजह से दोनों यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं। जिसके बाद रीन यहाँ पर स्पिरिट से कह रहा होता है तुम सच में यहाँ पर काफी अच्छा खाना बनाते हो और सच में मैं भी पूरा नहीं बनाता हूँ, तो फिर चलो एक साथ खाना बनाते हैं और हम दोनों साथ में मिलकर काफी अच्छा खाना बनाएंगे। तो फिर क्या तुम इस चीज के अंदर मेरे साथ दोगे, जिसमें यहाँ पर वो स्पिरिट भी उसे मना नहीं कर पाता और उसे हाँ कह देता है, जो देखकर युकियो सोच रहा होता है कि हाँ यही है मेरा भाई, जो कि सच में काफी अजीब हरकतें करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक जगह पर बैठकर युकियो अपना लंच करने वाला होता है, तभी वापस से वहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती हैं जो कि कहती कि आखिर कितना अमेजिंग खाना है, क्या ये तुमने बनाया है। जहाँ पर युकियो कहता है कि नहीं असल में ये मेरे भाई ने बनाया है, वो सच में काफी अच्छा खाना बनाता है। और हम देखते हैं दूसरी यहाँ पर ऐसा चीजों को तो रीन दिख रहा था और सोच रहा होता है कि युकियो तुम सही जा रहे हो, ऐसे ही लड़कियों के सामने मेरी तारीफ करते रहो। और ऐसे ही सारी चीजों सोचते हुए अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचता है कि ऐसे में काफी सारी लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो 3 लड़कियां उसको देखकर सोच रही होती हैं कि वही है तुम्हारा भाई, सच में वो तो काफी बेकार है, बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो इतना अच्छा खाना बना सकता है। और ये सुनकर यहाँ पर इनको बिल्कुल सदमा ही लग जाता है और रोते रोते ही सही वो अपना लंच करने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर सैमी को देखते हैं जहाँ पर वो एक दरवाजे के सामने खड़ी थी। तभी वहाँ पर रिन भी पहुंच जाता है अपना खाना बनाने के लिए सामान लेकर। तभी योकियो भी उसे देख लेता है ऊपर की साइड से और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सैमी कहती है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई हूँ जो कि तुमने हमारे घर पर मांगा था। जिसके बाद रिन उसको यहाँ पर अपने घर के अंदर ले जाता है जहाँ पर हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। तभी उनमें से कह रही होती है क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये देखकर यहाँ पर तीनों के होश हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से चली जाती है। फिर इस हॉस्टल के अंदर आने के बाद यहाँ पर सैमी उस स्पिरिट को देखती है जो कि यहाँ पर खाना बना रहा था उन लोगों के लिए, और वो उसे देखकर पूछती है क्या ये तुम्हारे साथ है। तब वो यहाँ पर इन कह रहा होता है कि यहाँ का हेड शेफ है और सच में ये काफी अच्छा खाना बनाता है। जिसके बाद युकी यहाँ पर सैमी को उसके घर के ऊपर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब तो यहाँ पर रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो 3 लड़कियां यहाँ पर ही खड़ी होती है
मतलब की छुपी हुई होती है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ पर फैसला कर दी है कि ये तीनों अंदर जाएंगी। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर किचन के अंदर आती हैं और फ्रिज को खोलकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इन्हें क्या खाना बनाया है, जहाँ पर वो लोग तो इस चीज को देखकर बिल्कुल हैरान होते हैं। फिर यहाँ पर इन तीनों को ऐसा लग रहा होता है ये सारा खाना यहाँ पर शैमी बनाकर गई है और होना हो यहाँ पर यूकियो की गर्लफ्रेंड है। और ऐसा सोचकर ये तीनों यहाँ पर सारा खाना यहाँ वहाँ पर डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन ऐसा करने के बाद वहाँ पर उनके पीछे यहाँ पर कस्पीट आ जाती है और सच में यहाँ पर उसे देखकर हम समझ सकते हैं वो यहाँ पर काफी गुस्से में लग रही थी, क्योंकि उसका खाना यहाँ पर इन तीनों ने फेंक दिया है। जहाँ पर स्पीड को देखने के बाद ये तीनों यहाँ पर काफी जोर से चिल्ला देती है, जो सुनकर यहाँ पर ये दोनों भी यहाँ पर जग जाते हैं। फिर जैसे ये लोग यहाँ पर किचन के अंदर आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर स्पीड तो काफी बड़ी हो चुकी है। और तभी दोनों भाइयों की नजर यहाँ पर डस्टबिन की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर उस स्पिरिट ने तो उस तीनों लड़कियों को डस्टबिन में फेंक दिया था। और तभी अचानक से वो स्पिरिट उन तीनों को ही बर्तन में अंदर डालकर उन तीनों का ही खाना बनाने लग जाता है, जो देखकर यहाँ पर इन भी अजीब सी बातें करने लग जाता है और कहता है कि अगर ये तीनों खाना बन जाएगी तो बिल्कुल मीट की तरह लगेगी। लेकिन इसी बीच उसे याद आता है मतलब कि उसे हो सकता है और वो यहाँ पर सीधे उस स्पिरिट को रोकने चला जाता है। लेकिन वो स्पिरिट यहाँ पर इतना गुस्से में थी तो वो उसे सीधा ही हाथ मारकर पीछे फेंक देती है, जो देखकर यहाँ पर यूकियो भी अपनी गन को निकाल लेता है। लेकिन रिन उसको रोक लेता है कि याद करो स्पिरिट, तुमने क्या कहा था कि अगर किसी को भी खाना तुम्हारा अच्छा लगता है वही तुम्हारे लिए काफी है। और ऐसा बोलकर यहाँ पर रिन याद करने लग जाता है कि जब उसने चर्च के अंदर पहली बार कुछ बनाया था तब किसी को भी उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी फादर ने उसका सारा खाना खा लिया था। जिसके बाद रिन ने यहाँ पर काफी मेहनत की और हमेशा यहाँ पर काफी अच्छा खाना बनाता गया और ये चीज को लेकर उसने यहाँ पर सभी लोग खुश भी कर दिया। और ये सारी बातों को सुनकर यहाँ पर स्पिरिट को रियलाइज होता है कि यहाँ पर इन बिल्कुल सही कह रहा है, जिस वजह से वो यहाँ पर शांत हो जाता है और वो यहाँ पर 3 लड़कियों को बिल्कुल आजाद कर देता है, मतलब कि वो यहाँ पर उनका खाना नहीं बनाता और कहते हैं कि आखिर उसने क्यों हमारा खाना नहीं खाया। तभी रिन नोटिस करता है कि वो यहाँ पर स्पिरिट नहीं बल्कि उन तीनों में से एक लड़की कह रही होती है। फिर अगली सुबह यहाँ पर यूकियो जैसे ही उठता है तभी यहाँ पर वो स्पिरिट रिन के साथ आती है और उसे यहाँ पर खाने के लिए काफी सारा लंच दे देती है। अब हम यहाँ पर शैमी को देखते हैं जो कि अपने घर से यहाँ पर स्कूल के लिए जा रही होती है, पर तभी उसे यहाँ पर जाते हुए देख रहा है उसकी मदर उसे कह रही होती है कि शैमी क्या तुमने स्कूल के अंदर नए दोस्तों को बनाया। लेकिन यहाँ पर उनके पूछने के बाद यहाँ पर शैमी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती और सीधे यहाँ पर अपने स्कूल के रास्ते पर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर जाते वक्त वो यहाँ पर अपने मन में ही सोच रही होती है कि क्या सच में मैं अपने दोस्तों को बना पाऊंगी। फिर वो ऐसे यहाँ पर काफी सारी चीजें सोचते हुए रिन की वही बात को याद कर रही होती है कि जब रिन ने उसे अपना दोस्त मानने से मना कर दिया था, और फिर यही चीज को सोचते हुए वो यहीं पर ही रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी वो अचानक से खुद को रोकते हुए कह रही होती कि रोने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं पक्का आज जाकर वहाँ पर कुछ ना कुछ नए दोस्तों को बना लूंगी। फिर ऐसा बोलकर वो यहाँ पर स्कूल के अंदर चली जाती है और फिर जैसे यहाँ पर स्कूल के अंदर जाती है तो तभी वहाँ पर उसके सामने मिस कामुकी और पाको मिलती हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर सैमी उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच वो यहाँ पर रास्ते में ही गिर जाती है, जिस वजह से वो दोनों यहाँ पर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पाको वापस आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहो, और ऐसे कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और तभी इसके बाद यहाँ पर रिन भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर क्लास में आ चुके होते हैं और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर तो यूकियो का क्लास चल रहा था और वो यहाँ पर इन सभी लोगों से कह रहा होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में अभी यहाँ पर 6 हफ्ते ही रह गए हैं, लेकिन उस छुट्टियों से पहले तुम्हें यहाँ पर एक्सपायर एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में तुम्हारे कॉम्बैट स्किल्स को देखा जाएगा और साथ ही ट्रेनिंग अगले हफ्ते से ही शुरू होने वाली है, जो कि पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाली है। और फिर इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए यूकियो यहाँ पर सभी लोगों को फॉर्म्स देने लग जाता है, जहाँ पर इस फॉर्म के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी लोगों को अपना टाइटल लिखना था और यहाँ पर इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर टाइटल क्या है। इसलिए वो यहाँ पर सीधा ही सुगुरु के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये मास्टर क्या होता है। जो सुनकर तीनों यहाँ पर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ तक कि सुगुरु तो ये भी कह देता है उसे कि अगर तुम्हें मास्टर नहीं पता तो फिर तुम आखिर एक एक्सोसिस्ट बनोगे कैसे। तब यहाँ पर कामेकारू कह रहा होता है कि मास्टर एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है जो कि एक्सोसिस्ट बनने के लिए काफी जरूरी है। ये तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से एक टाइटल होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक्सोसिस्ट के अंदर 5 तरह के मास्टर टाइटल होते हैं। पहला नाइट, दूसरा ड्रैगन, तीसरा डॉक्टर, चौथा एयर और 5वां तामेर, जो कि डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। और सच में इन सभी के फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से काफी अलग भी हो सकते हैं। और अगर तुम्हारा टाइटल इन सभी में से एक है तो तुम पक्का एक एक्सोसिस्ट बन सकते हो। जिसके बाद रिन यहाँ पर उसे थैंक्स कहता है उसे समझाने के लिए और उससे पूछता है कि आखिर तुम किस चीज के लिए ट्राई करने वाले हो। जहाँ पर वो उसे कहते हैं मैं और शीमा यहाँ पर आर्य के लिए ट्राई करने वाले हैं। और तभी यहाँ पर शीमा कहता है कि सुगुरु यहाँ पर ड्रैगन और आर्य दोनों के लिए यहाँ पर ट्राई करने वाला है। फिर यहाँ पर कोमोकुरु ये चीज भी कहता है कि हमारे टीचर मिस्टर यूकियो ड्रैगन और डॉक्टर दोनों तरह के मास्टर हैं। फिर ये चीज को सुनने के बाद यहाँ पर रिन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह के मास्टर के लिए ट्राई करेगा। जिसके बाद यहाँ पर सुगुरु ने जो चीज को सिलेक्ट किया था वो भी यहाँ पर वही चीज कह देता है कि वो भी यहाँ पर ड्रैगन और आर्य के लिए ट्राई करेगा। जो सुनकर यहाँ पर सुगुरु भी कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ हो। ड्रैगन और डॉक्टर दोनों ही यहाँ पर गन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अकेला नाइट ही है जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। फिर यहाँ पर स्वॉर्ड का नाम सुनकर यहाँ पर इनको समझ आ जाता है कि आखिर उसे किस तरीके का मास्टर बनना है और कहता है कि मैं नाइट बनूंगा। फिर इसके बाद ये सभी लोग
यहाँ पर अपनी अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनके टीचर यहाँ पर इन सभी लोगों को डीमन को समन करने के बारे में सिखा रहे होते हैं, जहाँ पर टीचर अपने यहाँ पर ब्लड को उस सर्कल के अंदर डालते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी डीमन डॉग वहाँ पर समन हो जाता है और कहते हैं कुछ इसी तरीके से तुम सभी लोग यहाँ पर अपने एक डीमन को यहाँ पर समन कर सकते हो, जो कि हमेशा ही तुम्हारी बात मानेगा। चलो तुम शुरू करो, अब तुम्हारी बारी है, मुझे तुम सभी लोग यहाँ पर इस चीज को कर दिखाओ। जिसके बाद यहाँ पर टीचर सभी लोग को एक पेपर दे रहे होते हैं, जिसके ऊपर की यहाँ पर वही सर्कल बना हुआ होता है और हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मिस कैमी की ट्राई करती है। फिर वो जैसे यहाँ पर अपने ब्लड की छोटी सी ड्रॉप को उस पेपर के ऊपर डालती है, तब वहाँ पर काफी सुंदर दो डीमन डॉग वहीं पर ही समन हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो डॉग्स नहीं बल्कि फॉक्स होते हैं, जो देखकर यहाँ पर सैमी यहाँ पर काफी शौक होती है, मतलब वो काफी इंप्रेस हो जाती है और वो भी यहाँ पर जिसको देखकर यहाँ पर ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुक पाती और फिर वो भी यहाँ पर काफी जल्दी से यहाँ पर अपने ब्लड को उस पेपर के ऊपर डालती है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा बेबी प्लांट, मतलब कि डीमन प्लांट वहाँ पर समन हो जाता है, जो कि सच में देखने में तो काफी क्यूट लग रहा था। और फिर टीचर यहाँ पर कह रही होती है हम लोगों यहाँ पर इस क्लास से 2 टर्मेट मिल चुके हैं और फिर कहते हैं कि टर्म हमारे कॉम्बैट स्किल के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि वो लोग डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर तुम्हारा हार्ट उस वक्त काफी कमजोर रहा, मतलब कि तुम लोगों ने अपना कंट्रोल उस पर से लूज कर दिया, तो वो डीमन आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम पर ही हमला कर देगा। और फिर ऐसा बोलने के साथ ही यहाँ पर टीचर हम लोग की क्लास को वहीं पर खत्म कर देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर वो सैमी तो अपने डीमन प्लांट का नाम यहाँ पर नी रख देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर कामी की और पाकू जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पीछे से यहाँ पर सैमी जाकर उन लोगों को आवाज लगा दी है और हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि वो लोगों ने यहाँ पर उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया और सीधा ही वहां से जाने लग जाते हैं, जो चीज को देखकर यहाँ पर सैमी भी यहाँ पर काफी हैरान होती है और उन लोगों के पीछे भागते हुए उन लोगों को रुकने के लिए बार बार कह रही होती है, जिस चीज से यहाँ पर कैमी की यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है और वो सीधे यहाँ पर मुड़कर सैमी से कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर तुम उन लोगों से चाहती क्या हो। तब सैमी कहती कि मैं तो बस तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा है। और ये सुनकर यहाँ पर कामी काफी हंसने लग जाती है और कहती है तो फिर ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। और हम देख ही सकते हैं ये सुनने के बाद यहाँ पर सैमी काफी खुश होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कैमी की आ जाती है और वो उसे यहाँ पर अपना बैग देते हुए कह रही होती है कि तुम बस यहाँ पर मेरा बैग उठा लो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का काम तो करते ही हैं। और यहाँ पर सैमी भी दोस्ती के नाते यहाँ पर उसका बैग उठा लेती है। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर कैमी की तो उसे अपना दोस्त न मानकर सिर्फ यहाँ पर उसका फायदा उठा रही होती है। और ये सारी चीजें यहाँ पर होते हुए यहाँ पर इन भी देख लेता है और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। सैमी तो उसका बैग उसी तरह से उठा रही है जाने की वो उसकी नौकर हो। फिर जैसे कि हमें लगा था कि यहाँ पर कामे की तो उसे यहाँ पर अपने दोस्त बनाने के बजाय उसका नौकर की तरह यूज कर रही है। और हाँ गाइस, यहाँ पर होता भी वैसा ही है कि यहाँ पर कामे की उसे अपना हर काम करने के लिए कहती है और यहाँ तक कि सैमी भी उस हर काम को खुशी खुशी कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर तो सैमी को ऐसा लग रहा था ये वो यहाँ पर दोस्त है उसकी। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर रीन और यूकियो तो यहाँ पर अपने हॉस्टल के सामने खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों का वेट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर रीन यूकियो से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई उस कैंप को यहाँ पर रखने की, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं वो सभी लोग तो यहाँ पर उनके हॉस्टल को देखकर काफी अजीब से रिएक्शन दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि शुगर तो ये भी कह देता है कि ये हॉस्टल तो काफी हॉन्टेड है। और यहाँ पर भी कामी की बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो तो वापस यहाँ पर सैमी को अपना बैग पकड़ा देती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर सभी लोग अपने पेपर को खत्म कर देते हैं और तब यहाँ पर कामी की पाको से कह रही होती है कि चलो बाथरूम में बात लेते हैं और सैमी भी यहाँ पर उन लोगों के साथ चली जाती है। फिर जैसे ही 3 लोग यहाँ पर बाथरूम में जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कामी की सैमी से कह रही होती है कि तुम अंदर नहीं आ सकती हमारे साथ, तुम मेरे लिए यहाँ पर फ्रूट मिल्क लेकर आओ। जिस वजह से यहाँ पर सैमी भी ना चाहते हुए उसे हाँ कह देती है। और तभी यहाँ पर इस चीज को देखकर यहाँ पर रिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर सैमी से सीधा ही पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, जहाँ पर सैमी उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनको शक हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस वजह से वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें करना बंद कर दो, तुम उनकी नौकर नहीं हो। तब सैमी ये सुनकर कहती है कि मैं उनकी नौकर नहीं हूँ, मैं बल्कि उनकी दोस्त हूँ और यहाँ तक कि दोस्तों एक दूसरे का काम करते ही हैं। तब रिन यहाँ पर ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें भी पता है कि दोस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सैमी कह रही होती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा कि मैं हमेशा लोगों के पीछे रहूं और मैं साथ ही ये भी नहीं चाहती कि लोग हमेशा मेरी मदद करते रहे। मैं भी बाकी सभी लोगों के साथ नॉर्मल रहना चाहती हूँ और इसी वजह से वो मेरी पहली दोस्त है, यहाँ तक कि वो मेरी पूरी जिंदगी में पहली दोस्त है। लेकिन तुम ये चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही काफी सारे दोस्त हैं और तुम पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा बोलने के साथ यहाँ पर सैमी वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर यहाँ पर रिन भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर पाको कह रही होती कि आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब कामियोकी उससे कह रही होती वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो बस हमेशा ही मुझे परेशान करती रहती है, तो इसी वजह से मैंने उसे अपना नौकर बना लिया। लेकिन अगर बात तुम्हारी करो तो तुम उससे अलग हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के अंदर आओगी तो उस चीज से मैं काफी खुश हुई थी। फिर हमें यहाँ पर वापस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कामियोकी अकेले ही जा रही थी और वहाँ पर काफी सारी लड़कियां उसकी बुराई कर रही होती हैं और कोई भी यहाँ पर उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही डीमंस को देख सकती थी। पर तभी यहाँ पर पाको पीछे से आकर उसके साथ यहाँ पर उसकी बूस्ट चुराने में उसकी मदद करती है और इसी कुछ तरीके से यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर तभी यहाँ पर पाको यहाँ पर उससे कह रही होती है कि मैं क्रैम्प स्कूल को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाकी लोगों के साथ कीप अप नहीं कर पा रही हूँ। क्लास के सभी लोग यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बात करूँ मेरी तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही और मुझे लगता है कि मैं क्रैम्प स्कूल के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं ये बात को
पहले से भी तुमसे बताना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे इस चीज को बिल्कुल भी नहीं बता पाई। और तभी इसी बीच यहाँ पर पाको के चेहरे के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड गिरता है और तभी वो लोग देखती है ऊपर के से यहाँ पर एक डीमन होता है जो कि सीधा यहाँ पर अचानक से यहाँ पर पाको के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर इसी बीच यहाँ पर इन दोनों की चीखने की आवाज तो रिन और शैमी भी सुन लेते हैं और ये सुनने के बाद वो सीधा यहाँ पर बाथरूम की तरफ भागने लग जाते हैं। और वहाँ पर हम देख ही सकते हैं वो डीमन तो यहाँ पर पाको काफी जख्मी कर देता है। और इसी बीच यहाँ पर कामेकी अपने वो दो डीमन फॉक्स को समन कर देती है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि पाको यहाँ पर काफी जख्मी हो चुकी थी, जो देखकर यहाँ पर कामेकी भी यहाँ पर काफी डर चुकी थी, मतलब कि उसका हार्ट यहाँ पर काफी कमजोर हो चुका था, जिस वजह से वो यहाँ पर दोनों फॉक्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों ही फॉक्स यहाँ पर आफ्टर कंट्रोल होकर सीधे यहाँ पर कामेकी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर इन पहुंच जाता है और वो दोनों फॉक्सों को वहाँ से मार कर दूर हटा देता है और सीधा ही कामेकी से कह रहे होते कि तुम उस पेपर को फाड़ दो। और यहाँ पर कामेकी भी यहाँ काफी डर चुकी थी, जिस वजह से वो भी यहाँ पर इनकी बात को मान लेती है और वो यहाँ पर जैसे ही उस पेपर को फाड़ती है तभी वो दोनों ही फॉक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर इन जैसे उस डीमन को देखता है तो वो यहाँ पर उन्होंने सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि कामेकी यहाँ है, जिस वजह से मैं अपनी स्वॉर्ड को निकाल भी नहीं पाऊंगा। और तभी यहाँ पर शैमी भी पहुंच जाती है और वो जैसे यहाँ पर पाको को जख्मी देखती है तो यहाँ पर बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागने लग जाती है। और यहाँ पर रिन भी शैमी की मदद करता है और यहाँ पर बिना स्वॉर्ड को निकाले यहाँ पर शैमी की मदद कर रहा होता है। तब यहाँ पर शैमी भी यहाँ पर पाको की हालत को ऐसे देखकर यहाँ पर काफी घबरा जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर डीमन प्लांट यहाँ पर उसे एक जड़ी बूटी दे रहा होता है, जिसे लेने के बाद यहाँ पर शैमी भी उसे यहाँ पर पाको के शरीर के ऊपर लगा देती है। और हम यहाँ पर इन लोगों की फाइट को देखते हैं जहाँ पर रिन इस डीमन से मार खा रहा होता है और यहाँ पर ये डीमन भी उसे मारते हुए यंग लॉर्ड कह रहा होता है और कहता है कि यंग लॉर्ड मैं यहाँ पर किसी और के कंट्रोल में हूँ, जिस वजह से मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। फिर जैसे यहाँ पर उसे मारने के लिए यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है और तब अचानक से वहाँ पर युकियो पहुंच जाता है और वो सीधे यहाँ पर अपनी गन को निकाल उसे गोली मार देता है, जिस वजह से वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। फिर शैमी यहाँ पर सभी लोगों से कह रही होती कि अब पाको काफी ठीक है, मैंने उसका इलाज कर दिया है। फिर यहाँ पर रिन कामेकी के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तब वो देखता है कि वो यहाँ पर काफी रो रही होती है और कहती है कि मुझे खुद से नफरत है, यहाँ तक कि मैं अपनी दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई। और वो ऐसे कहते हुए यहाँ पर काफी रो रही होती है, जिसके बाद रिन भी यहाँ पर उसकी हालत को देखकर अपने कपड़े निकालकर यहाँ पर उसे पहनने के लिए दे देता है। और वहीं हम देखते हैं कि ये डीमन किसी और का नहीं बल्कि उनके टीचर का ही था और ये टीचर यहाँ पर इस डीमन के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। तो कैसा आपको क्या लगता है, क्या है टीचर ने ऐसा क्यों किया होगा, मतलब कि टीचर ने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के पास अपने डीमन को क्यों भेजा होगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कामेकी को वहाँ पर काफी सारे बुरे सपने आ रहे होते हैं, मतलब कि बार बार एक पूरा सपना आ रहा होता है, जिस वजह से वो रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाती और बार बार जग जाती है। फिर हम यहाँ पर दूसरे यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ सुबह सुबह ब्रश कर रहा होता है। तभी पीछे की साइड से यहाँ पर कामेकी उसके पास आती है और कहती है कल जो भी हो उसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कल मैं वहाँ पर रो रही थी, जहाँ पर इनके था ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर जैसे यहाँ पर रिन ऐसा कहता है तभी यहाँ पर कामेकी उसकी टीशर्ट को वापस उसे दे देती है जो कि रिन ने उस दिन उसे दी थी। और ये देखकर यहाँ पर इनका भी खुश होता है क्योंकि यहाँ पर कामेकी ने उसकी टीशर्ट को धो दिया था। और फिर ऐसे यहाँ पर इन लोगों की बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर युकियो आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो सुबह सुबह। और फिर वो लोग यहाँ पर साथ में यहाँ पर सीधा ही जाकर यहाँ पर पोगो इंजेक्शन लगा देते हैं और यहाँ पर उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी भी उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई होती, मतलब कि अब वो यहाँ पर ठीक है लेकिन इतनी भी कुछ खास नहीं। फिर ऐसे यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर रिन युकियो से पूछ रहा होता है क्या तुमने पता किया कि वो डीमन कहाँ से आया था, जहाँ पर युकियो कहता है कि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। और यहाँ पर पाको कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं स्कूल को छोड़ने वाली हूँ। हालांकि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो तो यहाँ पर कोई भी स्कूल को छोड़ ही देता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कामेकी कह रही होती है तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स किया था स्कूल के अंदर आने के लिए। जहाँ पर पोको कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर मैं कोई दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी तो भी यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा ही दोस्त रहेंगे, ये मेरा वादा है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ पर टेरिस पर लेटा हुआ होता है और वही लेटे हुए वो यहाँ पर उसी डीमन के बारे में याद कर रहा होता है क्योंकि उस डीमन ने रिन से कहा था कि मुझे मेरे मास्टर कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। और यहाँ पर इन सोच रहा होता है कि आखिर वो किसके कंट्रोल में होगा, अगर उसे मानना है तो वो मुझे मारे, आखिर मेरे क्लास में इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अचानक से वहाँ पर शैमी आ जाती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर इनका भी शौक होता है, जिस वजह से इन दोनों के इसी यहाँ पर आपस में टकरा जाते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो शैमी यहाँ पर सभी की बेड शीट्स को यहाँ पर सुखाने के लिए आई होती है। तब यहाँ पर इन भी उसकी मदद करते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। और शैमी कहते हैं ताकि मैं यहाँ पर सभी लोगों की मदद कर सकूं, जब तुम एक्सोसिस्ट बनकर लोगों की मदद करते हो तो मैं अभी से यहाँ पर लोगों की इस तरीके से मदद करना चाहती हूँ। फिर अगले समय यहाँ पर इन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पर इनके टीचर यहाँ पर इन सभी लोग पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कामेकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। इसी बीच यहाँ पर उसकी टीचर यहाँ पर उससे नोटिस कर लेती है और उसे खड़ा कर वहाँ से उस सवाल पूछने लग जाती है। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर उसकी टीचर बिल्कुल हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर कामेकी को उसका आंसर नहीं पता होता। इसके बाद वो यहाँ पर सीधे यहाँ पर सुगुरु को खड़ा करती है और उसे यहाँ पर सवाल जवाब करने लग जाती है, जहाँ पर सुगुरु को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारे सवाल का सटीक जवाब दे रहा होता है, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल शॉक थे, यहाँ तक कि रिन और शैमी है तो दोनों ही गेम मुंह खोले लग जाते हैं। फिर क्लास के खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर सुगुरु की सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। तभी यहाँ पर कामेकी कहती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, जहाँ पर सुगुरु कहता है कि मैं से इंसान से कोई भी बात को नहीं सुना चाहता, जो कि 4 लाइन भी याद नहीं रख सकता है। जो सुनकर यहाँ पर सच में कामेकी को तो काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम एक आर्या बनना चाहते हो है ना, लेकिन क्या
क्या तुम्हें पता है तुम्हें प्रोडक्ट तो टेमर ही करते हैं और मैं एक टेमर बनने वाली हूँ। आर्या टेमर के ऊपर एक बोझ होते हैं, क्या तुम्हें पता है? लेकिन ये सुनकर तो यहाँ पर सुगुरु को काफी गुस्सा आने लग जाता है और ऐसे वो गुस्से में यहाँ पर कामी को काफी सारी उल्टी सीधी बातें कह देता है। लेकिन तभी यहाँ पर कामी के बीच में कह रही होती है कि मुझे तो तुम्हारे गोल के ऊपर हंसी आती है, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी शैतान को मार पाओगे या फिर उसे छू भी पाओगे। जो सुनकर सुगुरु कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर चलो तुम बताओ क्या तुम एक्सोसिस्ट क्यों बनना चाहती हो। तभी यहाँ पर कामी को यहाँ पर कुछ याद आता है और कहती है कि मुझे नहीं पता और मैं किसी को भी ये चीज नहीं बताने वाली हूँ कि आखिर मैं क्यों एक्सोसिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि शो ऑफ करते हैं। और सच में यहाँ पर इस सुनने के बाद यहाँ पर सुगुरु का गुस्सा बिल्कुल लिमिट के बाहर चला जाता है और वो यहाँ पर सीधा एक कामी के कपड़े पकड़ने लगता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर रीन वापस आ जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कामी की सीधा उसे चाड़ा मार देती है जो कि यहाँ पर सीधा ही रीन को लग जाता है। हालांकि वो यहाँ पर इनको नहीं मार रही थी, लेकिन यहाँ पर सुगुरु जैसे हट चुका था तो ये चाटा यहाँ पर सीधा ही रीन को लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर इनको भी काफी गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम दोनों को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर युकियो वहाँ पर क्लास में आ जाता है। फिर हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हॉस्टल के अंदर होते हैं और सभी लोग के पैरों के ऊपर यहाँ पर डीमन स्टोन रखा हुआ होता है जो कि सच में काफी भारी होता है। और तभी यहाँ पर सुगुरु रीन से कह रहा होता है ये कितना भारी है, आखिर ये चीज हम कर ही क्यों रहे हैं। तभी रीन कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है क्योंकि तुम ही क्लास के अंदर लड़ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर युकियो आकर वहाँ पर सभी लोग कह रहा होता है इसे कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगली बार से तुम में से कोई भी एक लड़ा तो कुछ इसी तरीके से सभी लोगों को ऐसे पनिशमेंट मिलेगी। ये कैंप इसी वजह से रखा गया है ताकि तुम सभी लोग एक साथ मतलब एक दूसरे के साथ काम करना सीख जाओ, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ना, क्योंकि तुम्हें आगे जाकर एक दूसरे के साथ मिलकर सभी लोगों से लड़ना होगा, मतलब डीमन से लड़ना होगा। तभी कामेगी कहती है कि मुझे सुगुरु की तरह कोई भी डीमन नहीं चाहिए। और यहाँ पर युकियो सुनने के बाद यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है, एक्सोस कभी भी अकेले नहीं टिक पाएंगे। तुम सभी लोग अपने दिमाग में ये बात को ठान लो, मतलब कि अपने दिमाग में ये चीज को अच्छे से डाल लो कि तुम सभी की एबिलिटी एक दूसरे के काम आती है और इसी वजह से तुम एक दूसरे की वीकनेस को छुपा सकते हो। अगर तुमने रियल बैटल के वक्त ऐसा नहीं किया तो उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो इसी वजह से सभी एक्सोसिस्ट अकेले काम करने के बजाय एक टीम में काम करते हैं। और अभी के लिए मैं 3 घंटे के लिए किसी मिशन पर जा रहा हूँ। मुझे कल यहाँ पर जिस डीमन ने हमारे ऊपर हमला किया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है और अभी यहाँ पर दोबारा से वैसा अटैक ना हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सभी टूल्स और खिड़की यहाँ पर लॉक कर दी है। और याद रखना मैं 3 घंटों में वापस आ जाऊंगा, तभी तो तुम सभी लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर युकियो वहाँ से जाता है तब यहाँ पर कामेगी और सुगुरु दोनों ही वापस से लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर रीन को काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए इन दोनों से चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन सच में यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल इसे इग्नोर करते हुए वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसे ही लड़ते ही जा रहे होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है जो देखकर सभी लोग वहाँ पर काफी डर जाते हैं और इसी बीच वहाँ के उनके पत्थर ही उनके पैरों के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर जैसे खिड़की बाहर देखते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि सिर्फ होने की बिल्डिंग की लाइट गई है, क्योंकि बाहर तो सभी लोगों की लाइट है। तब यहाँ पर शीमा फुल कॉन्फिडेंस में उठकर बाहर जाने लग जाता है, लेकिन वही डीमन वहाँ पर वापस आ जाता है, जिस डीमन को देखकर वो सभी लोग यहाँ पर काफी डर जाते हैं। और शैमी यहाँ पर कह रही होती है मुझे कैसे भी करके सभी लोगों को बचाना होगा, मुझे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके बाद वो यहाँ पर अपने डीमन प्लांट को बुलाती है और इसकी मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद ही वो डीमन प्लांट यहाँ पर अपने अंदर से काफी बड़ी जड़ों को निकालता है और सीधा ही उस डीमन को यहाँ पर कैद कर लेता है। फिर ऐसा देखने के बाद तो यहाँ पर सभी लोग काफी एम्प्रेस हो जाते हैं शैमी से और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो डीमन तो वापस से वहाँ पर हिलने लग जाता है और वापस से रीन की तरफ बढ़ देता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी लोग खांसने लग जाते हैं, जो देखकर तो रीन यहाँ पर काफी घबराते हुए वापस से युकियो को कॉल लगाता है। लेकिन यहाँ पर तो कॉल का बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहा होता युकियो। तो यहाँ पर रीन सभी लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ उस डीमन से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे तुम लोगों को मौका मिले तो तुम यहाँ से चले जाना। जहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों की एक भी नहीं सुनता और अंदर घुस जाता है। और वो अंदर जाकर देखते हैं कि वो डीमन तो यहाँ पर काफी गुस्से में होता है, जो कि काफी गुस्से में होते हुए यहाँ पर वो सारी जड़ों को काट रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर इन कूद कर वहाँ पर उसे अपने पीछे भगाने लग जाता है। फिर शीमा यहाँ पर शैमी से कह रहा होता है कि तुम इस बैरियर को वहाँ से हटा दो, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा कैसे भी कर। पर तभी यहाँ पर सुगुरु कहता है कि रुक जाओ, मैंने अभी कुछ तो सुना। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है, जो कि वो डीमन यहाँ पर सभी जड़ों को तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और सुगुरु सभी से कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा, मैं यहाँ पर इसे लड़ूंगा, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे सारे के सारे चैप्टर्स याद हैं, मैं यहाँ पर लड़ूंगा। तब कोराकामरू कह रहा होता है कि एक्चुअल में वो 21 है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कामेगी कह रही होती है कि हमें यहाँ से जल्द से भाग जाना चाहिए, तुम यहाँ पर इस डीमन से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। और सुगुरु कहता है कि शैमी हमारी मदद कर रही है, वो यहाँ पर सभी लोगों को बचाना चाहती है, तो इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं भागूंगा। तब यहाँ पर सीमा भी लड़ने के लिए यहाँ पर छड़ी जैसा एक हथियार निकाल देता है, जो देखकर कामेगी कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम लोगों को लगता है तुम एक डीमन को हरा पाओगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सुगुरु कह रहा होता है कि तुम तो कब की यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, क्या अब तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, तुम अपने आप को बचाओ, हम यहाँ पर देख लेंगे सब कुछ। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन तीनों का प्लान था कि ये सभी चैप्टर्स में से सभी स्पेस को इस्तेमाल करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं इनको जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रूम में पहुंच जाता है और वो यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर पावर कट किस वजह से हुआ है। तभी इसी बीच वो यहाँ पर जैसे ही देख रहा होता है तभी एक डीमन वहाँ पर आ जाता है और उसे उठाकर वहाँ पर पीछे फेंक देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर तो रीन यहाँ पर उसके सारे अटैक से बच रहा था, लेकिन तभी वो यहाँ पर डीमन उसे
उसके पैर को पकड़ देता है और उसे यहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है। फिर जैसे यहाँ पर ये डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तब हम यहाँ पर रिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से ब्लू फ्लेम के अंदर जलने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है, जिसे देखकर वो डीमन यहाँ पर वापस से पीछे हट जाता है। और तभी यहाँ पर अचानक से उसके टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि शैतान की ब्लू फ्लेम यहीं पर है, तो फिर तुम ही हो शैतान के बेटे। और हम यहाँ पर इस साइड देखते हैं सुगुरु तो यहाँ पर स्पेस को पढ़ रहा होता है और तब अचानक से वहाँ पर सैमी बेहोश हो जाती है। और जैसे कि हमें पता है कि उसकी पावर यहाँ पर कट हो जाती है, मतलब कि वो बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से उसका जो बेरियर था वो भी यहाँ से हट जाता है और वो डीमन बिल्कुल आजाद हो जाता है। और इस साइड यहाँ पर कह रहा होता है कि कल तुम ही थे जिसने की अपने डीमन से हमारे ऊपर हमला किया था। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो टीचर यहाँ पर हंसने लग जाता है और हंसते हुए यहाँ पर अपने डीमन से कहता है कि रिन के ऊपर अटैक करो। लेकिन यहाँ पर तो रिन अपने स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उस डीमन को वहीं पर ही खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ से उसका टीचर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कामे को देखते हैं जो कि यहाँ पर शैमी को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर शैमी कह रही होती है उससे कि कामे की आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ अलग लग रही हो। तभी यहाँ पर कामे को रियलाइज हो रहा होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं है, जिसके बाद उसे यहाँ पर रियलाइज हो रहा होता है कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना यहाँ पर पहले की तरह ही सीन हो जाएगा। मतलब कि वो पहले अपने दोस्त को नहीं बचा पाई थी, वो ऐसे भी यहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाएगी। जिस वजह से वो जल्दी से यहाँ पर अपने डीमन फॉक्स को समन कर देती है और यहाँ पर वापस से फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए अपने डीमन से बात कर रही होती है और वो यहाँ पर अपने दोनों ही डीमन फॉक्स को यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक करने के बावजूद यहाँ पर उस डीमन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो डीमन तो यहाँ पर सीधा सुगुरु की तरफ बढ़ जाता है और उसका सर पकड़कर उसे यहाँ पर हवा में उठा लेता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं सुगुरु तो यहाँ पर बिल्कुल भी चुप नहीं होता, बल्कि वो तो यहाँ पर अपने स्पेल को पढ़ ही रहा होता है। और जैसे वो डीमन यहाँ पर सुगुरु को खाने ही वाला था, तभी सुगुरु अचानक से वहाँ पर अपने स्पेल को कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद ही वो डीमन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और तभी इसके बाद यहाँ पर इन भी वहाँ पर पहुंच जाता है वापस से और वो यहाँ पर आकर नोटिस करता है कि वो डीमन यहाँ पर नहीं है। लेकिन सच में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इनको ऐसा जिंदा देखकर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर उस डीमन का क्या हुआ, जहाँ पर इन कहता है कि मैंने उसे अकेले ही हरा दिया। लेकिन तभी यहाँ पर सुगुरु सीधा ही जाकर रिन को यहाँ पर एक गुस्सा मार देता है और उसे गुस्सा मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, अगर आज तुम यहाँ पर मर जाते तो क्या होता। और ऐसे वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर कामे की शैमी को उठाती है, जो देखकर यहाँ पर शैमी उसे थैंक्स कहती है, जिसके बाद यहाँ पर कामे उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन सच में आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। और सच में सुनने के बाद यहाँ पर शैमी काफी खुश होती है। लेकिन इसी वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं सुगुरु तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर शांत नहीं होता, वो तो यहाँ पर इनको सुनाई जा रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर युकियो भी आ जाता है और यहाँ पर इन नोटिस करता है कि वही टीचर यहाँ पर युकियो के साथ होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये टीचर यहाँ पर युकियो के साथ क्या कर रहा है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सच में वो टीचर यहाँ पर इन लोगों पर हमला कर रहा था या फिर यहाँ पर इन लोगों का कोई टेस्ट चल रहा था, और क्या सच में सुगुरु यहाँ पर इनसे हेट करता है या फिर उसे लव करता है, मतलब कि उसे पसंद करता है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा था वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था, क्या वो सच में उसको अपना दोस्त मानता है। अब युकियो के साथ यहाँ पर जो टीचर आया था उसे यहाँ पर इन पहचान लेता है और युकियो से कहता है कि ये वही टीचर है जिसने यहाँ पर डिमंस को भेजा था। लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पर मेफिस्टो आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहते हैं कि आखिर डायरेक्टर मेफिस्टो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी वो कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी एकेडमी में डिमंस को आने दूंगा। और ऐसा बोलते हैं यहाँ पर हर जगह पर टीचर छुपे हुए थे जो कि वहाँ पर बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मेफिस्टो सभी लोग सरप्राइज करता हुआ कहता है कि तुम लोगों ने अपने एक्स्ट्रा एग्जाम को भी कम्प्लीट कर लिया है और तो तुम्हारी हर चीज के ऊपर हमारी नजर थी। यहाँ की हर जगह के ऊपर इंस्ट्रक्टर छुपे हुए थे, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो ये लोग बाहर आ जाते, तो इससे बस यहाँ पर घबराने वाली कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं। पर इसी बीच यहाँ पर इन कह रहे होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, और सभी लोग यहाँ पर इस बात के ऊपर एग्री करते हैं और इसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। पर इसी बीच यहाँ पर कमी कह रही होती है इसी एग्जाम की वजह से एक एक्सोसिस्ट की बेटर स्किल को पहचाना जाता है और साथ ही उसके टीम वर्क को भी, और शायद इसी वजह से उन लोगों ने जानने के लिए हमारा ऐसा टेस्ट लिया है। फिर इन सारी बातों के बीच यहाँ पर शैमी को होश आता है, जहाँ पर उठने के साथ यहाँ पर शैमी कह रही होती है क्या तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तभी शीमा कहता है कि हम यहाँ पर जो भी एग्जाम यहाँ पर चल रही थी इसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कोनो कामरो यहाँ पर तभी कहता है वैसे तुमने यहाँ पर आज काफी अच्छा काम किया और अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होती तो हमें से कोई भी नहीं बच पाता, मतलब कि इस एग्जाम को पास नहीं कर पाता। सच में तुम काफी कमाल की हो शैमी, तुमने वो कर दिखाया जो कि हमें से कोई भी नहीं कर पाया। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर तो ये सारी चीजें सुनने के बाद तो शैमी यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर यहाँ पर शैमी को काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद सभी लोग उसे कहते हैं कि हमें भरोसा है कि तुम आराम से यहाँ पर इसके एग्जाम को क्लियर कर चुकी हो। पर तभी यहाँ पर कोराकामरो यहाँ पर इनसे कहता है कि रिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने अकेले उस डिमन को कैसे हरा दिया। जहाँ पर इन कहता है कि असल में मैंने इस चीज से उसे काट दिया था। तब वो लोग कहते हैं क्या तुमने उसे काट दिया, यार सच में तुम तो काफी अमेजिंग हो, मेरे ख्याल से तुम्हें नाइट के लिए ट्राई करना चाहिए। तभी यहाँ पर सुगुरु भी कहता है कि हाँ तुम सच में काफी अमेजिंग हो, अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर एक मिस्ट्री पैक की तरह हो। और ये सुनकर यहाँ पर कमी भी सोच रही होती है कि ये तो पूरी तरीके से गधा है, लेकिन इसने अकेले एक स्वॉर्ड के साथ उस डिमन को हरा दिया, वो भी बिना किसी बैकअप के। अगर देखा जाए तो सच में एक मिस्ट्री है। वही हम दूसरी तरह यहाँ पर उसी टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर युकियो से रोक लेता है पीछे से आवाज लगाकर और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तब वो कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। तभी युकियो कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो एग्रीमेंट के खिलाफ था। वहाँ दूसरी तरफ सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रख रहे थे और आपको भी यहाँ पर यही करना था, लेकिन आपने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है और साथ ही आपने
उसने ऐसी कोशिश की मेरा भाई रिन बाकी स्टूडेंट्स के सामने अपने स्वॉर्ड का और अपनी डिमोनिक पावर का यूज करें। आपने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और आप ये बात पहले से अच्छे से जानते ही हैं कि कुछ सिलेक्टिव टीचर्स को रिन के बारे में पहले से पता है और सर फिलस ने सभी को ऑर्डर मारने के लिए कहा है। तब वो टीचर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि सर फिलस ने जो भी ऑर्डर दिए थे वो मुझे सारे पता है, लेकिन सच बताओ तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मैं रिन को मारने की कोशिश करूं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो योकियो यहाँ पर काफी हैरान होता है। तभी वो टीचर वापस कहता है कि सर ने मुझसे कहा था कि मुझे रिन की पावर लिमिट्स को तोड़ना है ताकि अब रिन की पावर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। और सच में तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहे हो, वो भी अपनी भाई की बेबी सिटिंग करने में। तभी योकियो कहता है कि मेरा भाई रिन अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल कर सकता है और साथ ही अपने इमोशंस पर भी, और ये बात तुम भी जानते ही हो क्योंकि ये चीज को तुमने अपनी आंखों से देख लिया है और तुम भी यहाँ पर उसकी एबिलिटीज को झुठला नहीं सकते। तब वो टीचर कहते तुम शांत हो जाओ बच्चे, मैं सच में उसे नहीं मारने वाला। फिर हम यहाँ पर शैमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने वापस घर जा चुकी होती है और अपने स्टोर को संभाल रही होती है और इसी बीच वो बैठे बैठे यहाँ पर अपनी तारीफ जो इन लोगों ने की थी उसे याद कर खुश हो रही होती है। पर तभी इसी बीच अचानक से वहाँ पर युकियो पहुंच जाता है और शैमी से कहता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, वैसे तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तो शैमी कहती है वो किसी काम से बाहर गई हुई है अभी तो, और इसी वजह से मुझे यहाँ पर स्टोर को संभालना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। पर युकियो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चलो बताओगे क्या तुमने कुछ सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में। जिसके बाद शैमी यहाँ प्रोसेस चाय देती हुई कह रही होती है यार सच बताओ तो मैं ग्राम स्कूल उसी वजह से नहीं आती कि मैं बाकियों की तरह एग्जॉस्ट बनना चाहती हूँ, और सच में इस वजह से मुझे काफी बुरा भी लगता है कि मैं बाकियों की तरह ऐसा नहीं चाहती हूँ, और इसी वजह से मुझे नहीं पता अभी तक कि आखिर मुझे आगे क्या चुनना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर युकियो कहता है शैमी क्या तुम्हें याद है हम लोग जब पहली बार मिले थे तो मैं अपने फादर के साथ तुम्हारे स्टोर के ऊपर आया था, और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कल की ही बात है जब मैं एग्जॉर्सिस्ट बना था। और सच बताओ तो मैं उस दिन यहाँ पर काफी नर्वस था क्योंकि उस दिन मेरा पहला दिन था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने डैड के साथ यहाँ पर शैमी की शॉप पर आया था जहाँ पर युकियो के डैड ने उसे कहा था, मतलब कि शैमी की मदर से कहा था कि मेरा बेटा अभी यहाँ पर सिर्फ 14 साल का है और इतने में ही वो यहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट बन चुका है। पर तभी यहाँ पर शैमी की मदर यहाँ पर उसे अपने शैमी से मिला दी है और कहती है कि ये थोड़ी सी शर्मीली है, जिसे देखकर यहाँ पर युकियो भी उसे हाई कहता है, लेकिन शैमी यहाँ पर काफी शर्मीली थी इस वजह से वो भी यहाँ से भाग जाती है। तब शैमी कहती है मैं चाहती हूँ कम से कम ये अपने एज के बच्चों को भी जाने, लेकिन कोई बात नहीं आप इस चीज का बुरा मत मानना। फिर इसके बाद यहाँ पर युकियो और उसके फादर वापस जा रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर शैमी इन लोगों देख रही थी जाते हुए और वो सीधे यहाँ पर युकियो के पास चली जाती है और वो सीधे यहाँ पर युकियो को एक 4 लीफ फ्लावर गुड लक के लिए विश करती है, मतलब उसे दे देती है। तब युकियो कहता है कि तुम मुझे टीचर मत बुलाओ, तुम बस मुझे अपना दोस्त समझो और यहाँ तक कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। जिसके बाद शैमी उसे यहाँ पर युकी कहकर बुलाती है और कुछ इस तरीके से इन लोगों की दोस्ती हुई थी। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी चीजें सोते हुए तो यहाँ पर शैमी और शर्मा रही होती है और कहती कि सच बात मैं काफी इंप्रेस हो चुकी थी क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती थी। और युकियो कहता है कि हाँ मैं इसी तरीके से अपने भाई की तरह बनना चाहता था क्योंकि वो हमेशा से ऐसी सारी चीजें कर सकता था जो कि मैं कभी भी नहीं कर पाया। वो सच में काफी काइंड हुआ करता था, लेकिन सच बताओ तो बचपन हमेशा के लिए नहीं रहता। और बस तुम्हारी बात करो शैमी तो तुम्हें बस डिटर्मिनेशन की जरूरत है ताकि तुम अपने फ्यूचर की ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पाओ। शैमी सभी लोगों को पता कि तुम बिल्कुल तेमर बनने की लायक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जरूर से सोचो और साथ ही अपनी मम्मी से इसके बारे में बात भी कर ही लेना, और फिर चाहे जो भी हो तुम अपना डिसीजन मुझे कल बता सकती हो। और इसी बीच यहाँ पर युकियो को उस टीचर की बात याद आ जाती है जिस वजह से वो यहाँ पर जल्दी से अपने घर की तरफ वापस चल लेता है। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इन सो रहा था, पर तभी टीचर जो कि यहाँ पर डिमन को लाया था वही गेट को खोलकर यहाँ पर अंदर की साइड आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर सीधा ही अटैक कर देता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर इन तो होता ही नहीं है। पर तभी इसी वक्त यहाँ पर युकियो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था प्रोफेसर कि आप यहाँ पर उसे मारने की जरूर कोशिश करोगे। लेकिन हम यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी और जगह पर लेटा हुआ था, मतलब कि सो रहा था। तभी शैमी यहाँ पर आकर उसे उठाती है जिसे देखकर यहाँ पर इन भी काफी हैरान होता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर शैमी उसे कह रही होती है कि जब तुम सो रहे थे तभी तुम्हारा भाई तुम्हें दूसरे रूम के अंदर ले आया था, और इसी बीच यहाँ पर इन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं यहाँ पर युकियो तो उस टीचर से लड़ रहा था और ये टीचर यहाँ पर बार बार अपने डीमन हैंड का यूज करते हुए युकियो के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर युकियो तो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था अपनी गन का यूज करते हुए क्योंकि वो यहाँ पर गन का यूज करते हुए रेंज अटैक कर सकता था। और फिर वो लोग ऐसे लड़ते लड़ते यहाँ पर टेरेस के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर युकियो से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो। पर तभी वो टीचर यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर वापस से अटैक कर देते हैं जहाँ पर युकियो भी यहाँ पर उसका काउंटर अटैक करता है और अपने बुलेट से यहाँ पर उसके हाथों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक हाथ यहाँ पर अचानक से आकर उसके पैर को पकड़ लेता है और सीधा ही उसे घसीटने लग जाता है। और यहाँ पर वो प्रोफेसर तो काफी बड़ा मैजिकल सर्कल बनाकर एक काफी बड़े डीमन को समन कर लेते हैं जो कि सीधे यहाँ पर युकियो को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डीमन यहाँ पर युकियो के ऊपर अटैक करने ही वाला था तभी अचानक से वहाँ पर रिन आ जाता है और सीधा ही यहाँ पर उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम यहाँ पर देख ही सकते वो डीमन तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लू फ्लेम्स के अंदर चलने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर रिन यहाँ पर सीधा ही उस प्रोफेसर के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन ये टीचर तो यहाँ पर सीधा ही होली वाटर को रिन के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम भले ही चाहे इंसान की तरह क्यों ना दिखते हो लेकिन तुम पर भी होली वाटर काम करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वापस से रिन उठकर उनके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच डीमन वापस आकर वहाँ पर उसे पकड़ लेता है और ऐसे यहाँ पर रिन को मारने लग जाता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर रिन तो यहाँ पर काफी जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर युकियो मौके का फायदा उठाते हुए उस मैजिकल सर्कल को थोड़ा सा मिटा देता है। और फिर हम देखते हैं जैसे वो सर्कल वहाँ पर थोड़ा सा मिट चुका था जिस वजह से वो डीमन भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये देखकर यहाँ पर जैसे ही प्रोफेसर
आकर यूकियो के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर रीन आकर अपनी स्वॉर्ड को उसके गले के पास रख देता है और कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तब वो टीचर उन्हें बताता है कि मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो कि ब्लू नाइट के दिन सर्वाइव कर गया था। शैतान ने उस दिन मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी एक आंख भी चली गई। मेरी पूरी फैमिली ने मेरी मदद करने की काफी कोशिश की, लेकिन शैतान ने उन सभी लोगों को जला दिया और इसी वजह से बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर एक्सोसिस्ट बन गया हूँ। और अब तो मैं शैतान को बिल्कुल भी कभी भी माफ नहीं करूंगा और ना ही उसके जैसा कोई भी डीमन। और यहाँ तक बात करो तुम्हारी, तो तुम उसके बेटे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर सीधा ही रिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रिन उसे कुछ भी नहीं करता और कहता है कि अब आपको तसल्ली मिली। और फिर ऐसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए कह रहा होता है कि अगर अभी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो जितनी बार चाहे आप मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी इसके बीच में किसी भी मासूम को मत लाना। आपके उस दिन की अटैक की वजह से सभी स्टूडेंट्स मर सकते थे। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो वह टीचर काफी हैरान होता है और फिर यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा, लेकिन अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार रहना। फिर जैसे वो टीचर यहाँ से जा रहे होते हैं तब यहाँ पर रास्ते में शैमी उनको मिलती है, मतलब कि शैमी वहाँ से आ रही थी, जहाँ पर सैमी को वो टीचर वहाँ से जाते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भागते हुए यहाँ पर सीधा ही ऊपर की साइड आ जाती है। और वो ऊपर आकर देखती कि यहाँ पर इनको तो यहाँ पर काफी चोट लगी हुई है, जहाँ पर इन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है शैमी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शैमी तो बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ पर नीचे बैठ जाओ, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। फिर यहाँ पर इनको भी न चाहते हो, उसके बाद माननी ही पड़ती है, जिसके बाद शैमी यहाँ पर उसका इलाज करती है। और फिर यहाँ पर काफी रोते हुए कह रही होती है मैंने डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पर इनो से पूछा कि क्या तुमने क्या डिसाइड कर लिया। तभी शैमी कहती कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक टैमर बनूंगी। जिसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर मेफिस्टो कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी लोगों ने अपनी एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है, तो फिर चलो अब यहाँ पर पार्टी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए एक जगह पर आए हुए होते हैं, जहाँ पर मेफिस्टो एक जगह पर यूकियो से कह रहा था कि मैं तुमसे उस टीचर की गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ, आगे से ऐसा कोई भी टीचर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो यहाँ पर अपने ब्रदर को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि भाई तुम्हारे अकेडमी के ऊपर तो एक बैरल लगा हुआ है, पर मेफिस्टो कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं सबको संभाल लूंगा। और इसके बाद यहाँ पर फोन कट करने के बाद ये भी यहाँ पर बच्चों के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर मेफिस्टो का भाई सोच रहा होता है कि मेरे फादर और मेरा भाई दोनों ही रिन ओकुमुरा के लिए काफी ऑब्सेस्ड हैं, वो पक्का सच में काफी स्ट्रांग होगा। फिर अब हम यहाँ पर रिन को देखते हैं, जो कि सच में यहाँ पर गर्मी से काफी परेशान हो रखा था। जिसके बाद वो यहाँ पर जैसे कि आइसक्रीम वो लेकर जा रहा था, तब वो यहाँ पर अपनी आइसक्रीम निकाल लेता है और पिघलने से पहले खाने लग जाता है। और सच में यहाँ पर एक खाते हुए वो काफी खुश हो रहा था। लेकिन वही थोड़ी दूर आगे गेट के पास हम एक कैट को देखते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर ऑफिसर वहाँ पर जाता है और वो उसे देखकर यहाँ पर उसे कारू कहकर बुलाता है। जिसके बाद ये ऑफिसर यहाँ पर अंदर जाकर दूसरे ऑफिसर बात करता है और कहता है कि कारू काफी टाइम से वहाँ पर से हिला नहीं है, मैंने तो उसे खाना दिया लेकिन उसने देखा भी नहीं। तो दूसरा ऑफिसर उसे कहता है कि प्रॉब्लम उसे पता चल चुका है, उसके मास्टर मर चुके हैं। लेकिन वो पहला वाला ऑफिसर कहता है कि थोड़ा सा धीरे बोलो, अगर कारू ने इस बात को सुन लिया तो शायद से हमारा कनेक्शन उस फैमिली कारू और इस डीमन के साथ बिल्कुल टूट जाएगा और देखा जाए तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। और सच में कारू काफी स्मार्ट है। लेकिन तभी हम यहाँ पर कारू को देखते हैं जो एक घूर कर इन लोगों को देख रहा था। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर यूकियो को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और यहाँ पर इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर अपना होमवर्क कर रहा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रीन वहाँ पर वापस घर आ जाता है और हम देखते हैं कि रीन यहाँ पर इसके लिए कुछ सामान तो लाया था, लेकिन दूसरे स्टोर से, क्योंकि जिस स्टोर पर वो गया था लेने के लिए वो दुकान बंद थी। और फिर रीन कहता है कि आखिर यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है, ये स्कूल तो अमीर बच्चों का है ना, तो कम से कम इन लोगों को हमें यहाँ पर एक एसी तो देना ही चाहिए था। और यूकियो कहता है कि देखा जाए तो ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और इसी वजह से इसके अंदर एसी नहीं लग सकता, और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि हम बचपन से ही बिना एसी के ही बड़े हुए हैं, तो इसी वजह से हमें एसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन खैर छोड़ो ये सारी बातों को, क्या तुम मेरा वो वाटर लाए जो कि मैंने तुमसे कहा था लाने के लिए। जहाँ पर कहता है कि सॉरी मैं वो लाना भूल गया, लेकिन मैं यहाँ पर आइसक्रीम लाया हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर गुस्से में यूकियो से मना कर देता है, जिसके बाद रिन भी वहाँ पर वो सारी आइसक्रीम खा जाता है। फिर इन कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, मुझे संडे को भी ये काम क्यों करना पड़ रहा है, मतलब कि रिपोर्ट क्यों बनानी पड़ रही है और इस तरीके से होमवर्क करना पड़ रहा है, जबकि अब तो मैं एक एक्सर बन चुका हूँ। फिर इसके बाद रिन यहाँ पर एक बुक को निकालकर अपनी रैंक चेक करने लग जाता है और वो देखता है कि उसकी रैंक यहाँ पर सभी से नीचे है। फिर वो यहाँ पर यूकियो से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी रैंक कौन सी है, तो यूकियो कहता है कि मिडिल फर्स्ट क्लास। जिसके बाद रिन यहाँ पर सुनने के बाद उसे चेक करता है और फिर हंसने लग जाता है, क्योंकि यूकियो की रैंक अभी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा नहीं है और हमें पता था कि यहाँ पर जिसकी रैंक सबसे ऊपर होती है उसे पैलेडियन कहते हैं। जिसके बाद रिन कह रहा होता है आखिर कब मुझे मेरे मिशंस मिलेंगे, मैं भी जल्दी से पैलेडियन बनना चाहता हूँ। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यूकियो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पैलेडियन बनना इतना भी कुछ आसान नहीं है, क्योंकि उनके मिशन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। पैलेडियन होना कोई सिर्फ एक रैंक नहीं होती, वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है, वो अपने आप में ही काफी महान होते हैं। और ऐसी काफी सारी बातें यहाँ पर यूकियो रिन को सुना रहा होता है, जो चीज को देखकर यहाँ पर रिन तो थोड़ा सा पक जाता है, जिस वजह से उसे सॉरी कह देता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यूकियो तो नहीं रुकता और कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी स्वॉर्ड को क्यों निकाल ले रहे हो। सारे इंस्ट्रक्टर ये नोटिस कर रहे हैं कि तुम अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहे हो और इसी वजह से उन लोगों को लग रहा है कि तुम जल्द ही शैतान से पोजेस हो जाओगे, तुम्हें बिना स्वॉर्ड का यूज करके काफी कुछ करना होगा।
होगा और सच में एक पैलेडियन बनने के लिए काफी जरूरी भी है। फिर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर इनका भी गुस्से हो जाता है और सॉरी बोलने के बजाय वो यहाँ पर युकियो को सुनाने लग जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर युकियो तो चश्मे पहनता है, जिस वजह से यहाँ पर इन उसे 4 आंखें वाला कह रहा होता है और इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है। और इसी बहस के बीच यहाँ पर इन तो इतना गुस्से हो जाता है तब वो उठकर यहाँ पर सीधा युकियो के पास जाता है और उसके चश्मे को हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो चश्मे वहीं पर टूट जाते हैं। जो देखकर यहाँ पर थोड़ा सा तो हंसता है, लेकिन उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि आखिर यहाँ पर से क्या कर दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर युकियो से माफी मांग लेता है। और इसके बाद यहाँ पर युकियो कॉल आता है एक मिशन पर जाने के लिए। तब यहाँ पर ये देखकर यहाँ पर रीन उसे पूछ रहा है कि आखिर क्या हो गया और युकियो कहता है कि तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर ड्रॉअर खोलता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर तो यहाँ पर काफी सारे चश्मे होते हैं, जिसमें से एक चश्मा लेकर वहाँ से चला जाता है युकियो। जो देखा तो सच में यहाँ पर इन बिल्कुल हैरान होता है। फिर हम देखते हैं युकियो तो वहाँ पर पहुंच जाता है जगह पर जहाँ पर उसे जाना था और अपना कार दिखाकर अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि रिन भी उसके पीछे आ गया था और युकियो उसे देखकर यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर रिन उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता, जिस वजह से यहाँ पर जिद करने की वजह से युकियो को उसे अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है। और फिर वो लोग यहाँ पर जैसे गेट के पास आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि कारो कैट यहाँ पर काफी बड़ी हो चुकी है और सच में देखे तो यहाँ पर काफी गुस्से में लग रहा था। लेकिन कोई भी यहाँ पर इसकी बात को नहीं समझ पा रहा होता क्योंकि वो कैट है। लेकिन हमारा रिन यहाँ पर उसकी बात को समझ पा रहा है, जो कि कह रहा होता है कि तुम सभी झूठे हो, तुम सभी बिल्कुल झूठे हो, वो बिल्कुल भी कभी नहीं मर सकता। तभी वो लोग यहाँ पर एक ऑफिसर के पास जाते हैं जो कि यहाँ पर काफी जख्मी था, जो कि कह रहा था कि कारो कैट ने अचानक से हमला कर दिया क्योंकि शायद से उसे पता चल गया कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। और युकियो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। और इन पूछता है कि आखिर तुम्हारा खत्म करने से इसका मतलब क्या है और आखिर इसका हमारे फादर से क्या लेना देना, क्या ये फादर से फेमिलियर है। और फिर युकियो यहाँ पर इनको बताता है कि एक डीमन है लेकिन ये कैट ह्यूमन से फेमिलियर है और सभी लोग यहाँ पर उसे वॉचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये कैट तो 1000 सालों से जी रही है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जहाँ पर कारो कैट एक टेम्पल में रहा करती थी, जहाँ पर वहाँ का मालिक मैन्युफैक्चरिंग के काम किया करता था। और यहाँ पर टेम्पल में रहने की वजह से यहाँ पर कारो कैट सभी लोग काफी फेवरेट थी, यहाँ तक कि सभी लोग उसके लिए काफी खाना भी लाया करते थे। लेकिन उसके मालिक के मरने के बाद कोई भी उस टेम्पल में नहीं आता था और ऐसे ही कारो कैट बिल्कुल अकेली रह गई। और फिर एक दिन ऐसा है जब लोग वहाँ पर आकर उस टेम्पल को भी तोड़ने वाले थे और बस इतना ही नहीं, वो लोग यहाँ पे इस टेम्पल को तोड़ ही देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कारो कैट का घर उससे छीन गया। और इसी गुस्से की वजह से कारो कैट एक डिमांड बन गई, जिसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर सभी लोग यहाँ पर कारो कैट के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कारो कैट को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर एक लड़की यहाँ पर उसके ऊपर हॉली वाटर फेंकती है, लेकिन इससे भी यहाँ पर कारो को कुछ भी नहीं होता। फिर जैसे कि यहाँ पर कारो काफी गुस्से में था तो सीधा यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग यहाँ पर उसके ऊपर हॉली वाटर फेंकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कारो को तो कुछ भी नहीं होता और हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, कोई उसके ऊपर फायर कर रहा था तो कोई उसके ऊपर हॉली वाटर फेंक रहा था। लेकिन इसके बावजूद तो यहाँ पर कारो को कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर सीधा यहाँ पर कारो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से 2 लोगों को नीचे भी गिरा देती है। और तभी वहाँ पर युकियो भी पहुंच जाता है और इंस्ट्रक्टर यहाँ पर बता रहा होता है कि होली वाटर और बाकी सारी चीजों से भी यहाँ पर कारो को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर तो कारो काफी गुस्से में होती है और रिन यहाँ पर उसकी आवाज को सुन पा रहा था, जहाँ पर कारो कह रहा है तुम सभी लोग काफी झूठे हो, उसने मुझे नहीं बताया। और तभी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर युकियो से कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर फुजिमोटो ने तुम्हें बताया होगा क्या ये कारो से कैसे निपटते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर कह रही होती है युकियो तुम्हें याद तो है ना कि उस मिशन के ऊपर तुम भी तो हमारे साथ थे। फिर वापस से हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर युकियो अपने फादर और बाकी इंस्ट्रक्टर के साथ एक मिशन पर आया हुआ था और हम देखते हैं वही जंगल जहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, मतलब एक कारो जहाँ पर रहा करता था, वहाँ पर वो लोग यहाँ पर साथ में मिलकर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। लेकिन वो लोग जैसे यहाँ पर काम को आगे बढ़ा रहे थे तब यहाँ पर कारो आकर सारी चीजों को मिटा दिया करता था, मतलब की सभी चीजों को तबाह कर दिया करता था। और जिस दिन ये लोग इस मिशन पर आए हुए थे उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही हालत थे, कारो यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। पर तभी यहाँ पर फुजिमोटो यानी युकियो के फादर ने कारो के साथ बात कर उसे शराब ऑफर कर मतलब की उसके साथ बात करते हुए उसे फैमिलियर बना दिया, मतलब की उसे अपना दोस्त बना लिया। और सच में यहाँ पर ये जानने के बाद तो इनको पता चल जाता है कि सिर्फ उसके फादर ही ऐसे थे जो कि पैलाडियन बन पाए थे। और युकियो कहता है कि इसके बाद यहाँ पर फादर ने कारो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और इसका नाम कारो रखा और यहाँ पर कारो को गार्ड की नौकरी दे दी। फिर यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर ने इससे निपटने के लिए कोई रास्ता तो दिखाया होगा, हमारी मदद करो युकियो। फिर युकियो कह रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे फादर ने मुझे एक बॉक्स दिया था और कहा था कि कभी भी कारो को कोई भी कंट्रोल न कर पाए, तो ये बॉक्स कारो के लिए काफी है। और यहाँ पर युकियो को ऐसा लग रहा होता है कि उसके फादर ने यहाँ पर कारो को मारने के लिए ये चीज दी थी। और युकियो यहाँ पर ये सारी चीजें सोचते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि अगर इस बॉक्स के अंदर क्या चीज है और आखिर वो कितनी खतरनाक हो सकती है और शायद से काफी पावरफुल भी हो सकती है, तो इसी वजह से इस काम को मैं अकेले ही करूंगा, इस कारो को मार दूंगा। और ये सुनकर तो यहाँ पर काफी चौंक जाता है और तभी दोबारा से उसे कारो की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कारो कह रहा था तुम सभी लोग झूठे हो, शीरो काफी स्ट्रॉन्ग था, वो कभी भी नहीं मर सकता। और हमें पता था कि यहाँ पर इनके फादर का नाम शीरो था, जहाँ पर युकियो आगे जाकर सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो आगे जाकर अपना काम निपटा सके। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ युकियो और इन दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। फिर यहाँ पर कारो वापस से कह रहा होता है कि वो वापस जरूर आएगा, शीरो जरूर वापस आएगा। फिर युकियो यहाँ पर इनसे कह रहा होता है कि तुम भी पीछे हट जाओ, आखिर पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है, शायद से ये चीज तुम्हें भी नुकसान डाल सकती है क्योंकि तुम भी एक डीमन हो। और इन यहाँ पर कह रहा होती है वो सिर्फ गुस्से में है और सच में यहाँ पर युकियो तो हैरान होती है और कह रहा होती है आखिर तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। और इन कहता है पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उसकी आवाज को सुन पा रहा हूँ, शायद से डीमन टू डीमन टेलीपैथी है, लेकिन क्या तुम उसे मारने वाले हो।
और यूकियो कहता है कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो उसे मारना भी पड़ सकता है, क्योंकि इतने बड़े डीमन को टेमर नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसे काबू में नहीं किया जा सकता। लेकिन रिन कहता है कि इससे पहले तुम मुझे उससे बात करने दो। जो सुनकर यूकियो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम आखिर उससे बात करने की कोशिश क्यों करना चाहते हो। लेकिन रिन कहता है कि मुझे बस एक बार ट्राई करना है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालूंगा और तुम्हारे बताए मुताबिक मैं अपने हाथों से ही लड़ूंगा। फिर यहाँ पर रिन सीधा ही जाकर कारो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे बिल्ले मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शीरो का बेटा हूँ, रिन ओकुमुरा। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर कारो थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर रिन यहाँ पर शांत देकर कहता है कि शीरो मर चुका है, अब मेरे फादर अब नहीं रहे, वो अब मर चुके हैं। और यहाँ पर कारो वापस से गुस्से होते हुए कह रहा होता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन रिन कह रहा होता है कि वो मर चुके हैं। जो सुनकर तो कारो को तो और भी ज्यादा गुस्से आने लगता है और वो सीधे यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी बीच यहाँ पर इन भी आगे बढ़ता है और अपने सर से उसका सर टकरा देता है, जिस वजह से कारो इस टकराव के कारण वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और सच में ये चीज को देखने के बाद तो यूकियो यहाँ पर काफी हैरान होता है और कहता है कि उसने अपने सर का इस्तेमाल किया। फिर रिन यहाँ पर कारो से कह रहा होता है कि तुम मेरे फादर से काफी प्यार किया करते थे, लेकिन अब जब वो मर चुके हैं तो अब तुम उनके लिए काफी दुखी हो। अगर सच बताओ तो मेरा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हालत है, तो फिर क्यों ना चलो हम दोनों दोस्त बन जाए। और फिर ऐसे कहकर रिन यहाँ पर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी यहाँ पर यूकियो को तो पीछे से रिन के अंदर अपने फादर की झलक दिखाई देती है, क्योंकि उसके फादर ने भी पास में कुछ ऐसा ही किया था और यही सेम चीज यहाँ पर कारो भी रिन के अंदर देख पा रहा था। जिसके बाद कारो ने यहाँ पर इनके फादर के साथ जो भी लम्हे बिताए थे वो सारे उसे याद आ रहे होते हैं और फिर ऐसे वो यहाँ पर रोने शुरू कर देता है, जिसके बाद उसका साइज भी यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। जो देखा तो सच में यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल हैरान थे और ये सारी चीजों को होते हुए यहाँ पर दूर से मेफिस्टो और उसका भाई दोनों ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मेफिस्टो अपने भाई से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है, तो उसका भाई कह रहा होता है इसमें कोई भी शक नहीं कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं एक बार में उसे जज नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे कि अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी तब हम यहाँ पर कारो को रिन के साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर यूकियो आता है और उन लोगों से कह रहा होता है कि तुमने इसे अपना फैमिलियर बना लिया है, तो इसे वैसे अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और साथ ही मैंने इसे तुम्हारे साथ रखने के लिए परमिशन भी ले ली है। फिर यहाँ पर कारो जैसे ही नोटिस करता है कि यूकियो के हाथ में वही बॉक्स है तो वो सीधा ही जाकर यहाँ पर उसे सूंघने लग जाता है और वो वापस यहाँ पर इनके पास आकर कहता है कि ये शेरों का गिफ्ट है। जो बात रिन यहाँ पर जानकर यूकियो को बताता है, जिसके बाद यूकियो भी उस बॉक्स को खोलता है और वो पाता है कि इसके अंदर वाइन है और वो वही वाइन है जिसे देखकर यूकियो के फादर ने कारो को अपना फ्रेंड बनाया था और वो लोग हमेशा ही इसे पिया करते थे। जो देखकर यहाँ पर यूकियो भी समझ जाता है कि उसके फादर कभी भी यहाँ पर कारो को मार नहीं सकते, मतलब कि ऐसा कभी भी उसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता था कि कारो को क्या चाहिए। फिर यूकियो यहाँ पर उसे दे देता है कारो को ऐसी चीजें, जो देखकर कारो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और अगर वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता ही रहता हूँ। तो भी चले मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अमेजिंग वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।